सो लेट मी नो इफ आई एम ऑडिबल एंड विजिबल। पहले ये बताओ कि मेरी आवाज आ रही है, मैं सुनाई दे रहा हूं, मैं दिखाई दे रहा हूं। आया तो मैं 8 बजे भी था, आप लोग बस लिख रहे थे कुछ सोर्स नॉट फाउंड, सोर्स नॉट फाउंड। ठीक है, खड़ा रहा ऐसे ही 10 मिनट तक। सब बढ़िया? अभी आवाज आ रही सभी को? दुरुस्त, व्यवस्थित? तो मैं क्लास की शुरुआत करता हूं एक छोटे से मैसेज से। देखिए, जीवन में क्या होता है ना, कई बार आप प्लान्स बनाते हो बट वो प्लान्स जो है ना उस तरह से एग्जीक्यूट नहीं होते हैं, और फिर क्या होती है हमें फ्रस्ट्रेशन, डिप्रेशन। बट आप थोड़ा इनको हैंडल करना सीख लो। आपको पता है आज मुझे ये था कि 9:15 बजे क्लास बिल्कुल एग्जैक्टली छोड़ देनी है, क्योंकि मेरी एक जरूरी जगह मुझे जाना है, पहले से अपॉइंटमेंट है, वहां मुझे टाइम से पहुंचना है। तो ये था कि आज क्लास में जाऊंगा जल्दी जल्दी, बच्चों को जल्दी मतलब ठीक से ही, बट पढ़ा के 9:15 बजे छोड़ दूंगा मैं। ठीक है, देखो क्या हुआ। बट आई एम नॉट फ्रस्ट्रेटेड, इट्स ओके। सब जीवन में चलता रहता है, छोटी छोटी बातों से इतना परेशान नहीं होते हैं। आई एम कूल, है ना? तो आप भी कूल रहो, थोड़ा उतार चढ़ाव आते रहेंगे, बहुत ज़्यादा टेंशन मत लिया करो जीवन में। मान के चलो कि उतार चढ़ाव आएंगे, तो उनको बहुत ग्रेसफुली हैंडल करना सीखो, बहुत ही अच्छे मन से कि ठीक तो है, होता रहता है सब, है ना? तो चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं। उम्मीद करता हूं कि सभी को मेरी आवाज़ मिल रही है, सभी बढ़िया से क्लास देख पा रहे हैं। और आज की क्लास अब शुरू हो रही है। सवाल नंबर 21 तुम्हारे सामने प्रस्तुत है। कह रहा है कि कोई विक्रेता अपनी वस्तु पर क्रय मूल्य से 40% अधिक अंकित करता है। वह 60% वस्तु को अंकित मूल्य पर 10% छूट देकर बेचता है और शेष वस्तु को अंकित मूल्य पर 50% छूट देकर बेचता है। उसका हानि का प्रतिशत यानी उसका लॉस परसेंटेज आपको निकालना है, कितना होगा? अब क्वेश्चन ने बोल दिया कि लॉस परसेंटेज है। अब आप बताओ, अगर लॉस परसेंटेज निकालना है तो हम मूर्ख तो नहीं है कि हम ए और सी ऑप्शन लगा देंगे। एसएससी सीजीएल मेंस 2019 का सवाल है, 16 नवंबर का। हानि पूछ रहे हैं, देखो। अच्छा, हिंदी में हानि लिखा है, यहां प्रॉफिट एंड लॉस दोनों लिखा है। हिंदी ट्रांसलेटर हमारा बहुत आलसी है, ऐसा लग रहा है हमें, पूरा लिखा ही नहीं है। ठीक है, अब रेलेवेंट है। अगर इंग्लिश में प्रॉफिट लॉस दोनों है तो रेलेवेंट है, हमें देखना पड़ेगा कौन सा प्रॉफिट हो रहा है, लॉस हो रहा है, क्या हो रहा है। कैसे करोगे इस सवाल को? देखिए, बहुत सारे तरीके हैं इस क्वेश्चन को करने के। आपसे मैं एक बात पूछ रहा हूं कि जो भी 60% गुड्स हैं, 60% का मतलब आपको पता है क्या होता है? 3 आउट ऑफ 5। तो 3 आउट ऑफ 5 का मतलब हो गया 3 पार्ट में कुछ डिस्काउंट दे रहे हो और यहां कुछ और डिस्काउंट दे रहे हो। तो यहां आपने कहा 50% का डिस्काउंट मैंने दिया है और यहां पर आपने 10% का डिस्काउंट दिया है। ठीक है, जरा मुझे ये बताओ कि इसका नेट डिस्काउंट परसेंटेज क्या है? अगर मैं आपसे पूछूंगा इसका नेट डिस्काउंट परसेंटेज क्या है, तो आपको बोलोगे -30 -100 बटे 5, बोलोगे कि नहीं? आप कहोगे नेट डिस्काउंट परसेंटेज -26% का है। अब आपका जो मार्कअप परसेंटेज है श्रीमान, वो आपका है 40%, और जो आपका डिस्काउंट परसेंटेज है नेट, वो 26% का है। तो अब आपको यही निकालना है कि आपका नेट कितना आने वाला है। आप कहोगे यहां 100 आएगा, यहां 140 आएगा, और 140 से मुझे 26% माइनस करना है, वो कितना होगा? आप कहोगे इसका अगर 25% निकालेंगे तो वो आएगा 35, क्योंकि 1/4 हो जाएगा, और इसका अगर 1% निकालेंगे तो वो आएगा 1.4। तो मुझे इसमें 36.4 माइनस करना है। तो 40 का गेन और फिर 36.4 घट गया, तो ये 3.6% पॉजिटिव में निकल के आएगा, और यही तुम्हारा उत्तर हो गया कि आपकी जो वैल्यू आ रही है वो 3.6% का प्रॉफिट आ रही है। ठीक है, क्लियर है या नहीं? तो जब आप चीजों को सही से समझते हो कि भैया मेरे को करना क्या है, यहां पर 2 डिस्काउंट हैं अलग अलग पोर्शंस पे, उनको क्या कंबाइन करके हम नेट डिस्काउंट निकाल सकते हैं। और अगर हम नेट डिस्काउंट निकाल सकते हैं तो ये वैल्यू आपकी कितनी निकल के आएगी? ये वैल्यू आपकी आसानी से कैलकुलेट हो गई। ये नेट मार्कअप, ये नेट डिस्काउंट यूज करके हमने उत्तर निकाल लिया सीधे। आप यहां पर फॉर्मूला भी लगा सकते थे, ये वाला कि 40 - 26 इंटू 40/100, इससे भी आप कैलकुलेशन कर सकते हो, और यहां से भी आपकी वैल्यू यही आ जाएगी +3.6%। कोई टेंशन नहीं होगी, आसानी से आपका उत्तर आ जाएगा। ठीक है, इंग्लिश में सवाल क्लियर नहीं है? मैं बताता हूं सवाल क्या है। देखो क्या कह रहा है कि देखो, एक कोई सामान है, जैसे मान लो तुम्हारे पास 10 किलो चीनी है।
10 किलो चीनी को तुमने क्या किया, तुमने 50 रुपए का बाजार में खरीदा है और उस पर 40% का मार्कअप लगा दिया, यानी तुम 70 रुपए पर केजी बेचना चाहते हो। लेकिन आपने किया क्या है कि उस 10 किलो में से 60% यानी 6 किलो पर 10% का डिस्काउंट दिया है और बाकी जो 4 किलो है उस पर तुमने 50% का डिस्काउंट दिया है। तो वो कह रहा है कि बताओ नेट प्रॉफिट परसेंटेज क्या होगा। तो एक तरीका इस सवाल को ये भी करने का है, अगर आपको मान लिया इस तरीके से बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा है जो मैंने किया, जो कि समझ में आना चाहिए, तो आप ऐसे भी सोच सकते हो कि आप मान लो कि तुम्हारे पास कोई चीज 10 किलो है या 10 आइटम है, तो उसमें 6 और 4 बांट लो कि 6 यूनिट के साथ ये करोगे, 4 यूनिट के साथ ये करोगे। इसका सीपी मान लेते हैं कि हमारा जो सीपी है वो मान लो कि तुम्हारा 10 के बराबर है। अगर आपका सीपी 10 के बराबर होगा तो आप 40% का मार्कअप लगाओगे तो आपकी वैल्यू कितनी की हो जाएगी, 14 रुपए की हो जाएगी। ये तुम्हारा क्या बनेगा, ये तुम्हारा बनेगा मार्क प्राइस, ये तुम्हारा बनेगा मार्क प्राइस। ठीक, अब इस 6 को जो आप बेच रहे हो, मान लिया इस पे आपने 10% का डिस्काउंट दिया, 10% का डिस्काउंट दिया तो 12.6 में बेचोगे। 4 पे तुमने कितना डिस्काउंट दिया है, 50% का डिस्काउंट दिया है, तो ये वैल्यू आप कितने में बेचोगे, आप कहोगे 14 की चीज है, मैं इसको 7 में बेचूंगा। अब यहां से ओवरऑल वैल्यू निकालोगे तो आएगी 6 इंटू 12.6, यहां से वैल्यू आप निकालोगे तो आएगी 7 इंटू 4, ये वैल्यू हो गई 12 छंग 72 और 36 यानी 75.6। यहां हो गई तुम्हारी वैल्यू कितनी, 28। अगर इनको जोड़ोगे तो आपकी वैल्यू कितनी आएगी, 103.6 आ गई। अब देखो ध्यान से, 10 किलो 10 रुपए, 100 रुपए से आपने शुरुआत करी थी और जब अल्टीमेटली आप उसको बेच रहे हो तो आपको 103.6 रुपए मिल रहे हैं। तो 100 से 103.6 इज ए मुनाफा ऑफ 3.6%। तो आप यहां से भी सवाल को कर सकते हो। तो अगर आप परसेंटेज में अच्छे हो, तो आप परसेंटेज से सीधा कर सकते हो। अगर आप परसेंटेज इस्तेमाल नहीं करना चाहते हो, एब्सोल्यूट वैल्यू के हिसाब से चलना चाहते हो, तो भी ये सवाल आराम से हो सकता है। अब अगर आपको अब भी समझ में नहीं आया तो आप पक्का नहा के नहीं आए और कोई रीजन ही नहीं समझ में नहीं आएगा, मैंने कुछ किया ही नहीं ऐसा, तुम्हें ये समझ में नहीं आया, चलो मान सकता हूं, ये भी समझ में नहीं आया तुमको, क्या कर रहे हो फिर? ओके, समझ में बात आई कि नहीं सर? ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट दिस क्वेश्चन इज ऑल अबाउट। दिस क्वेश्चन इज अबाउट, अरे भैया देखो यार, तुम लोग ना एक तो पहले तो किताबों के सॉल्यूशन से बाहर निकलो। सोचने की जो क्षमता है तुमने ऐसी मार रखी है कि जैसे ही सवाल थोड़ा सा भी कुछ हो जाता है और मैं समझाता हूं तो भी तुम्हें समझ में नहीं आएगा, बिकॉज आपको चाहिए वो स्टेप मेमोरी वाले, और वो आपको मैं देता नहीं हूं। ध्यान से सुनो एक बार, आखिरी बार, तुम्हारे पास कुछ सामान है इतना सारा, उसमें से तुमने कुछ 10% के डिस्काउंट पे बेचा और कुछ तुमने 50% के डिस्काउंट पे बेचा। उसका नेट डिस्काउंट परसेंटेज निकालने में तुम्हें क्या दिक्कत आ रही है, क्या प्रॉब्लम है? रेशियो पता है तुम्हें, दोनों के डिस्काउंट परसेंटेज पता है, तो नेट डिस्काउंट परसेंटेज नहीं निकाल सकते हो क्या? बस, और क्या किया है मैंने? समझ में आ गया ना? डांटने समझ में आता है क्या, तेज आवाज में समझ में आता है? देख लेना घर पे जाके, 2 बार समझाया, 2 तरीके समझाया, समझ में आ जाएगा। 2 क्या 3 तरीका बताया मैंने। कृष्णा ने 5% की हानि पर अपनी घड़ी बेची। यदि उसने इसे 326.23 रुपए और अधिक मूल्य पर बेचा होता तो उसे 14% का लाभ प्राप्त होता। यदि वह इसे 1917 रुपए में बेचता है तो उसका लगभग लाभ या हानि का प्रतिशत क्या होगा? ठीक है, तो जरा ध्यान से देखो इसको, जल्दी से इसको सॉल्व करो और बताओ इसका उत्तर क्या होगा। 5% का लॉस और इतने रुपए अधिक मूल्य पे कह रहा है, अगर उसको बेचे तो उसको जो लाभ होगा वो 14% का हो जाएगा। ये क्वेश्चन में दिया हुआ है। ओके, 5% के लॉस पर बेची है, अगर इतने में बेचे तो 14% का लाभ हो जाता। तो यहां तो बहुत आसान है आपको कि जो 19% की वैल्यू है एक तरह से, वो मुझे 326.23 दिया हुआ है। 5 पीछे थे, फिर 14 आगे के, दोनों का अंतर इतना है। अब आपको निकालना है कि 1% क्या है, फिर 100% निकालेंगे। तो 1% निकालने के लिए आप क्या करोगे, देखो 19 इंटू 17 आपको बताओ कितना होता है, आप कहोगे 323 होता है। क्यों? 190 प्लस 133। अच्छा, एक चीज ध्यान से देखना, ये जो 19 इंटू 17 यहां पर आपके सामने लिखा है, इसमें अगर आप ये जोड़ दो 3.23 तो आपको क्या मिलेगा, यही मिल जाएगा। तो ये 17 गुना है, उसके बाद 0.17 गुना है, यानी डिवाइड आप करोगे अगर तो आपको मिलेगा 17.17। 1% की वैल्यू आ गई 17.17, तो आपका 100% कितना आ गया भैया, 1717 आ गया। अब आप बताओ मुझे कि अगर मुझे ये वैल्यू मिल गई, 100% मुझे मालूम चल गया, तो अगर मैं प्रॉफिट परसेंटेज निकालूंगा तो कैसे मिलेगा?
आप कहोगे 1917 में आपने बेचा है, 1717 इसका कॉस्ट प्राइस है, डिवाइडेड बाई 1717 इंटू 100, ये आपका परसेंटेज बनेगा। इतना दिमाग मत लगाओ, बस लिखो 200 बटे 1717, ये आपकी वैल्यू है, इंटू 100 से इतना लेना देना नहीं है, बस परसेंटेज कैलकुलेट करना है। आप खुद ध्यान से देखो जो भी डेटा दिया हुआ है। पहली बात तो मुनाफा हो रहा है, तो लॉस वाली दोनों वैल्यूज क्या हो गई, कट गई। अब जो दो ऑप्शन आपके पास बचे हैं, आप बताओ ये 10% से ज्यादा है कि नहीं है। इसका 10% 171.7 है, इसका 10% 171.7 है, उससे ज्यादा है, तो आंसर क्या होगा, बी। आंसर क्या होगा, बी। क्योंकि जो दो ऑप्शन बचे वो या तो 10% से कम है या 10 से ज्यादा है। बहुत आसान है, देखना कौन सा करेक्ट होगा। बट अगर आप इसको डिवाइड भी करना चाहते हो तो मैं आपकी मदद करूंगा, परेशान मत हो। कितने लोगों को मालूम है कि 17 इंटू 12 जो होता है 204 होता है, यस। यानी आपका जो उत्तर आएगा, एक तो ये 17 से बड़ा है, अगर इसको आप 17 से बड़ा करोगे तो ये 12 से छोटा वैसे ही होगा। ऑलरेडी ये 204 आ रहा है, मुझे 200 चाहिए, यानी मेरा आंसर जो है वो 11 से 12% के बीच में है, 12 से थोड़ा सा कम है, क्योंकि 17 इंटू 11 187 होता है। तो दैट्स हाउ यू कैन सी दैट आंसर विल बी रफली बी। तो अप्रॉक्सीमेशन सीखिए। देखो एग्जाम में जो क्वेश्चन डेसिमल में भी होते हैं उसमें ठीक ठाक गैप होता है, इतना गैप होता है कि तुम पकड़ लोगे कि क्या वैल्यू आने वाली होगी। डिवाइड कैसे किए, कहां डिवाइड किया मैंने, अभी मैं डिवाइड नहीं कर रहा हूं। मैंने बोला कि भैया देखो लॉस वाले दो गलत हो गए क्योंकि प्रॉफिट है, फिर मैं बोल रहा हूं कि ये जो ऑप्शन है दोनों, एक 10 से कम है, एक 10 से बड़ा है। डिनोमिनेटर देख के आप देख सकते हो इसका 10% 171.7 है, न्यूमरेटर में 200, यानी 10% से बड़ा है। ठीक है, आंसर क्या हो गया तुम्हारा, बी। खत्म, कोई टेंशन ही नहीं है, नो टेंशन, क्लियर। अब देखो मान लिया आपको इसको एग्जैक्टली डिवाइड करके कैलकुलेट करना होता तो इसका प्रोसेस ये होना चाहिए हमेशा। आप कहोगे ये जो वैल्यू मेरी, मान लो आपको कहोगे कि नहीं मेरे को डिवाइड करके निकालना है, तो देखो ऐसा है, आप पहले इसका लिखोगे 10%, तो वो हो जाएगा 171.7, फिर आप लिखोगे 1%, ये बनेगा आपका 17.17। अब आप अगर इसको जोड़ते हो तो आपको दिख जाएगा 11% की ये वैल्यू है 187.87, राइट। अब आपको जो वैल्यू जानी है, आप खुद देखो, लगभग 12 के आसपास वैल्यू जानी है, तो वो क्लियरली आपका 1% नहीं है। अगर 17 आपका बेस है और आपको इतना जाना है तो आपको दिख रहा होगा कि लगभग 7 टाइम्स जाना है मुझे, 0.7 टाइम्स। तो आप कह सकते हो कि आपकी अप्रोक्सीमेटेड वैल्यू 11.7% के आसपास होगी। तो अप्रोक्सीमेशन करना सीखिए। एक कह रहा है अपने आप को समझाते हो या बच्चों को, इसको ब्लॉक कर देंगे, ठीक है। पहली बार ये क्लास में आया लड़का, बकवास कर रहा है यहां पर, ठीक है। लोग पता है कोर्स में एडमिशन क्यों लेते हैं, इनको लगता है कि यहां पर ट्यूशन चल रहा है, कि ये आएंगे ये ट्यूशन पढ़ेंगे, इनको मैं ट्यूशन पढ़ाऊंगा यहां पर। सुबह उठ के सिर्फ मुंह उठा के आने से क्लास में नहीं सीख जाओगे, ये मेंस का बैच है। मेंस के बैच में थोड़ी सिंसियरिटी तुम्हारी साइड से चाहिए मुझे, वरना मेंस नहीं निकलेगा तुम्हारा, ठीक है। इस एटीट्यूड के साथ अगर तुम मेंस निकालोगे, पहले दिन ये क्लास करने आए, इनका ये पहला कमेंट मुझे दिख रहा है, ठीक है। लोगों को लगता है कोर्स में आ जाएंगे और टीचर हमें घोट के पिला देगा, खुद कुछ काम ही नहीं करना है इनको। क्या नहीं समझा रहा हूं मैं, कौन सा टीचर बैठ के इतना टाइम कैलकुलेशन पे देता है, अप्रोक्सीमेशन सिखा रहा हूं तुम्हें, मूर्ख। इनको ना रटी रटाई चीज चाहिए किताब वाली, कि मास्टर आके इनको बाबू 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 करके बोले, दिमाग खराब करते हैं सुबह सुबह आके क्लास में। ब्लॉक कर रहा हूं तुम्हें, जो करना है कर लो, ऐसे लोग क्लास में नहीं आएंगे, ठीक है। जाके बाहर वीडियो बनाओ कि मुझे क्लास से भगा दिया पैसा लेके, बोल दो जाके। एक बार लिखेगा इग्नोर करो, 2 बार लिखेगा इग्नोर करो, 10 बार लिखेगा, आदमी पागल आदमी है। एक मिनट को, कौन सा आदमी है, नहीं बात कूल की नहीं है यार, बात ऐसे पागल लोग कहां से आते हैं क्लास में। एक मिनट रुकना जरा, एक मिनट रुकना, मैं जरा इनको ब्लॉक करा के ही मानूंगा अब, ठीक है।
हेलो, हाँ जगदीश, ये क्लास में कुछ बच्चे हैं ना, पढ़ रहे हैं ना, बच्चों को पढ़ने दे रहे हैं, इनको फटाक से आप ब्लॉक करिए, ठीक है? इनको पूरे कोर्स के दौरान कोर्स से चैट से ब्लॉक करो इनको आप, ठीक है? हाँ हाँ, ठीक है, चलो अब मैं देखता हूं यहां चैट में आके कौन बदतमीजी करता है, ठीक है? देखिए, ऐसा मैं यहां पढ़ाने के लिए आता हूं, बहुत दिल से पढ़ाता हूं, बहुत मेहनत करता हूं मैं, ठीक है? मैं तुम्हें सिखाने के लिए ज्यादा मेहनत करता हूं। अगर मुझे सिखाना ना हो तो बाकी लोगों की तरह तुम्हें इतना खुश करके भेजूंगा ना मैं घर पे, और कुछ नहीं सीख पाओगे तुम, एग्जाम में जाकर रोओगे, लिटरली बता रहा हूं मैं आपको। यहां कैलकुलेशन में बैठ के मेहनत करो कि ऐसे कैलकुलेट करना है, इस तरीके से 10% निकालना है, समझ ही नहीं आना है। यहां यूट्यूब की क्लास समझ रहे हैं कि मुंह उठा के चले आए। पढ़ना है तो क्लास में आइए 1 घंटे, वरना मैं आपको बैठने नहीं दूंगा क्लास में, बता रहा हूं मैं, ठीक है? पढ़ाता हूं दिल से और मैं बर्दाश्त नहीं करता हूं फालतू की बातें, अननेसेसरी, ठीक है? समझ में आ गया सभी को? ऑल राइट, लेट अस स्टार्ट। ओके, लेट अस स्टार्ट। आपको क्वेरी पूछनी है, तमीज से पूछिए कि मुझे समझ में नहीं आ रहा है सर, मुझे समझाइए। क्लास के बाद में लास्ट में रुकता हूं, तुम्हारा मुझे आज तक एक क्वेश्चन नहीं दिखा, ये लड़का आज तक मुझे नहीं दिखाई दिया क्लास में, कभी भी इनका मुझे नाम नहीं याद है कि इन्होंने एक सवाल पूछा हो कि मुझे समझ में नहीं आया, समझा दो, ठीक है? देखिए, मैं गुस्सा समझिएगा भाविक, मेरा पर्पस क्या है आप बताओ? आप यहां सुबह पढ़ने आते हो, मैं आपको पढ़ाने आता हूं। यहां कुछ लोग पत्थर मारने आते हैं, इनके साथ क्या करूं मैं, बताओ आप? पेड क्लास में हम आते हैं कि हम सिंसियरली पढ़ाई करेंगे। आप अपनी क्वेरी पूछो यार कि मेरे को ये चीज समझ में नहीं आ रही सर, समझा दो, है ना? आप बता दो कि मेरे को एक प्रॉब्लम है, ये समझ में यहां दिक्कत आ रही है। क्वेरी नहीं पूछेंगे, जजमेंट देंगे। ब्लॉक कर दिया मैंने कोर्स से परमानेंटली, ये आप कभी भी चैट नहीं कर पाएंगे पूरे कोर्स के दौरान, ठीक है? कंप्लीटली। सो लेट मी स्टार्ट अगेन, सॉरी फॉर दिस थिंग। थोड़ा डिसिप्लिन के लिए सब जरूरी है, अब परेशान मत हो, सब मामला सेट कर दूंगा मैं, ठीक है? तो ये सवाल समझ में आ गया सभी को? चलो फिर से करते हैं। ओके, तो देखिए, मैं आपको ये समझा रहा था इस सवाल में कि जो हमारा अप्रोक्सीमेशन है, लास्ट वाला स्टेप 200/1717, इसकी वैल्यू मुझे निकालनी थी। इसकी वैल्यू क्या होगी? इसकी वैल्यू देखिए सिंपल है, ये 1717 जो हमें दिया हुआ था, मैंने बोला कि इस सवाल के लिए अगर हम देखें तो ये आंसर है, बिकॉज हम डायरेक्टली देख सकते हैं कि ये वैल्यू हमारी 11.64% का प्रॉफिट आपको यहां पर देगी, बिकॉज यही करेक्ट हो सकता है। मैंने आपको इसको भी अप्रोक्सीमेट करके दिखाया कि ये वैल्यू लगभग कितनी होगी, ठीक है? तो वी कैन सी दैट। चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके, अगला सवाल देखते हैं। देखिए, आप लोग डरिएगा मत, मैं कोई डरावना आदमी नहीं हूं, ठीक है? बट as a human being, my work is to teach you, and there are people who don't want to study. There are people who come to the course but still they don't want to study. 80% of the students. और मैं सीरियसली बता रहा हूं, मैं ऐसे लोगों से परेशान हो गया हूं कि अपना पैसा क्यों बर्बाद करते हैं लोग यार? क्यों आते हैं क्लास में? पकड़ के तो नहीं लाते हम लोग कुछ भी, ठीक है? ना पढ़ेंगे, ना पढ़ने देंगे, ना पढ़ाने देंगे। एक ही पर्पज है कि डिस्टर्ब करो लोगों को। एक वस्तु के अंकित मूल्य पर प्रत्येक x% की 2 क्रमिक छूट देने के बावजूद कुल छूट 247.5 रुपए है। यदि वस्तु का अंकित मूल्य 810 रुपए है तो x का मान क्या है? अच्छा सवाल है, चलो इसको करेंगे बहुत अच्छे से, ध्यान से देखिए। तो ये सवाल बड़ा आसान है और इसको हम कैसे कर सकते हैं, क्या तरीके हैं, इसको समझने की कोशिश करते हैं। तो यहां पर आपकी वैल्यू है 810, राइट? आपने क्या किया है, इस पर आपने एक x% की छूट दी और यहां पर आपसे बोल रहा है कि 2x% की आपने छूट दी है, और ये जो छूट है ये किसके इक्विवेलेंट है? ये आपको दिया है 247.5 के इक्विवेलेंट है, ठीक है? इसके इक्विवेलेंट है। वस्तु का जो अंकित मूल्य है वो 810 रुपए है, तो x का मान क्या है? ये आपको दिया हुआ है, x का मान निकालना है कि डिस्काउंट की वैल्यू क्या है। आप कहोगे कि देखो, अगर मैं डिस्काउंट इसमें से माइनस करूं तो मुझे कितनी वैल्यू मिलने वाली है, मुझे ये निकालने की जरूरत है। 50 के लिए 2.5, 60 और, तो ये वैल्यू आपकी होगी 562.5, 562.5। अब जरा देखो, अगर मैं आपसे बोलूं कि मुझे फाइनल वैल्यू बटा इनिशियल वैल्यू निकालना है तो ये क्या होगा? 562.5 डिवाइडेड बाई 810
आपको ये हो गया 5625 अपॉन 8100। अब देखो यहां 2 स्टेप पे सक्सेसिव डिस्काउंट है, मैं इसको बोलता हूं मल्टीप्लाइंग फैक्टर। अगर x% का डिस्काउंट 2 बार आपने दिया है तो इसका मतलब 2 बार आपने सेम वैल्यू से मल्टीप्लाई किया इसको। अगर आप इसका स्क्वायर रूट निकालते हो इस वैल्यू का, तो इसका स्क्वायर रूट कितना है? 5625 का स्क्वायर रूट कितना है? 75। और ये वैल्यू आपकी कितनी है? ये वैल्यू आपकी है 90। तो एक स्टेप के लिए जो मल्टीप्लायर है वो 75/90 आ गया। इफेक्टिवली 15×5 = 75, 15×6 = 90, 5/6। यानी यहां से 5/6 हुआ, फिर 5/6 हुआ और आपको ये वैल्यू मिली। ठीक है, अब मेरे को एक बात बताओ कि अगर कोई चीज 5/6 हो जाती है, अगर कोई चीज 5/6 हो जाती है तो वो कितने गुना हो जाती है? जरा बताओ। अगर कोई चीज 5/6 हो जाती है तो वो कितने गुना हो जाती है? दैट्स वेरी सिंपल। यू विल से अगर कोई भी चीज 5/6 गुना हो जाती है तो उसमें 1/6 लेस हो रहा है, और 1/6 अगर लेस हो रहा है तो ये वैल्यू आपकी आ जाएगी सी ऑप्शन। तो एक तरीका तो इसको ये है कि प्रॉपर तरीके से अगर इस क्वेश्चन को हम करना चाहें तो एक तरीका ये है, राइट। बट ये सब करने की आवश्यकता नहीं अगर आप अप्रॉक्सीमेशन से इस क्वेश्चन को करोगे तो। देखिए ध्यान से, फिर समझा रहा हूं कि ये जो वैल्यू है और ये जो वैल्यू है, मैंने ये तो प्रॉपर प्रोसेस आपको बता दिया कि टोटल ये आया तो ये वैल्यू 75/90 है, तो हमारा आंसर आ गया। लेकिन अगर आप बहुत ध्यान से देखें, अगर हम इस क्वेश्चन को डायरेक्टली करना चाहते तो संभव था। कैसे? आप सिर्फ इस वैल्यू को देखो कि डिस्काउंट कितना है। क्या आपको बिना ज्यादा दिमाग लगाए बोल सकते हो कि 30% के आसपास आ रहा है डिस्काउंट? यस। अगर डिस्काउंट रफली 30% आ रहा है तो कौन आपको 30% दे सकता है? ये कभी नहीं, ये बहुत दूर है, ये पहुंचेगा नहीं वहां तक। सिर्फ यही एक ऑप्शन है जो 30% के आसपास का डिस्काउंट मुझे दे सकता है। हो गया खत्म। तो अप्रॉक्सीमेशन बहुत पावरफुल टूल है। अप्रॉक्सीमेशन इज ए वेरी 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 पावरफुल टूल। अप्रॉक्सीमेशन इज ए वेरी वेरी पावरफुल टूल। आपको करना क्या है कि हमेशा इन चीजों को डेवलप करने के लिए आपको काम करना पड़ेगा। पहले मैं क्या करता था, मैं पहले यही सब लोगों को कराता था। कैट 12 के लिए जब मैं पढ़ाता था तो डायरेक्टली आई यूज्ड टू टेल देम द स्मार्ट थिंग एंड खत्म करता था। लेकिन अभी मैं आपको कई अप्रोचेस बताता हूं सो दैट आपकी अपनी जो अप्रोच है वो भी आपको समझ में आए कि कैसे उसको यूज करना है, कैसे अप्रॉक्सीमेशन को यूज करना है। बट अप्रॉक्सीमेशन इतना बढ़िया चीज है यार, जितना तुम सीखोगे उतना ही कंफर्टेबल हो जाओगे और एग्जाम में आप बहुत तेजी से सवाल लगा पाओगे। ठीक है, सीधा ये देखोगे कि इसके अलावा कुछ संभव ही नहीं है, यही होगा। अगला सवाल देखिए। ओके, अमित ने 20% लाभ पर एक वस्तु बेची। यदि इसका क्रय मूल्य 20 रुपए कम हो और विक्रय मूल्य 10 रुपए अधिक हो तो लाभ 30% होगा। आरंभिक विक्रय मूल्य ज्ञात करिए कि आरंभिक विक्रय मूल्य कितना है। आसान सवाल है, जरा इसको करके बताइए आप। 20% प्रॉफिट, कॉस्ट प्राइस जो है 20 लेस है, सेलिंग प्राइस क्या है 10 ज्यादा है। ध्यान से देखिएगा। तो कोई भी चीज अगर आप 20% प्रॉफिट में बेच रहे हो तो ये वैल्यू 5 से 6 होगी। कॉस्ट प्राइस आपने कहा कि मैं 20 कम करने जा रहा हूं, सेलिंग प्राइस को 10 बढ़ाने जा रहा हूं, तो प्रॉफिट कितना हो जाएगा हमारा? प्रॉफिट हमारा 30% हो जाएगा। तो देखो ऐसा है, जब 30% का प्रॉफिट होगा तो आप कहोगे 10 हमारा क्या होगा? 13 हो जाएगा। तो ये जो रेशियो आपने परिवर्तन किया 5, 6, 10, 13, यहां क्या हुआ है? यहां ये 20 की कमी हुई है, यहां ये 10 ज्यादा हो गया है, राइट? 10 ज्यादा हो गया। ये वैल्यू 65 है, ये 60 है, ये 5 हो गया। ये वैल्यू 100 है और ये 260 है, ये जुड़ जाएगा, 360 हो जाएगा आपका एक तरह से। तो 5 यूनिट तुम्हारा 360 के बराबर आ गया। अब डिवाइड ना करना, यही उत्तर है तुम्हारा। सीपी शुरुआत में 5 था ना, तुम्हें 5 यूनिट सीधा मिल गया 360, तो तुम्हारा आंसर क्या हो गया? 360। डिवाइड करने की जरूरत नहीं है, यही आंसर हो गया, खत्म। देखो क्रॉस प्रोडक्ट मेथड क्या होता है, अगर आपको ब्रीफ करना हो तो बहुत सिंपल है। एक आपका होता है इनिशियल रेशियो, मैं लिख देता हूं, जिसको भी कंफ्यूजन है देख लो प्लीज। एक होता है आपका इनिशियल रेशियो, दो चीजें हैं ए और बी, उसका ये इनिशियल रेशियो है। और एक आपका होता है फाइनल रेशियो, तो ये हो गया तुम्हारा फाइनल रेशियो। फाइनल रेशियो क्या होता है कि ये चीज आपकी सी रेशियो डी हो गई। क्या करने से हो गई? मान लिया यहां +x किया आपने और यहां +y किया और इस तरह से हो गई। तो क्रॉस प्रोडक्ट मेथड काम कैसे करता है कि इसका प्रोडक्ट ले लिया आपने और इधर इसका प्रोडक्ट ले लिया। अगर ये साइन दोनों पॉजिटिव पॉजिटिव हैं तो ये घटता है, डिफरेंस निकलता है। अगर एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है तो जब इधर इधर करोगे तो जुड़ेगा, क्योंकि एक साइन अगर पॉजिटिव लिया है दूसरा साइन आपका नेगेटिव हो जाता है, बस, राइट। लेकिन इस क्वेश्चन में आप एक बात बताओ कि क्या आपसे कॉस्ट प्राइस पूछा है? कुछ लोग सही लिख रहे हैं कि सेलिंग प्राइस पूछा गया है। तो एक चीज का ध्यान रखना, ये जो 5 यूनिट निकल के आया, ये जो 5 यूनिट निकल के आया, ये 5 यूनिट आपका सीपी निकल कर आया है।
इसको डिवाइड नहीं करना है। 5 यूनिट आपका सीपी है, सीपी निकल गया, लेकिन मुझे क्या निकालना है, मुझे निकालना है सेलिंग प्राइस। अब सेलिंग प्राइस कैसे निकालोगे, आप कहोगे पहले केस में सेलिंग प्राइस 20% ज्यादा थी, या कितना परसेंट ज्यादा थी, 20% प्रॉफिट पे गया, कॉस्ट प्राइस 20 लेस हुआ है, तो सेलिंग प्राइस इनिशियली कितना है। तो सेलिंग प्राइस अगर आपको इनिशियली निकालना है तो आपको इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और आपकी वैल्यू आएगी 432, जो ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है, क्योंकि इसको आप 20% बढ़ाओगे तो 36 गुना 72 बनेगा, ये वैल्यू 432 आ जाएगी, जो कि ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है। तो या तो कॉस्ट प्राइस पूछता, लेकिन सेलिंग प्राइस 432 है, जो कि ऑप्शन में नहीं है। 432 इज द आंसर। ठीक है, ये आंसर है। हाँ, एसपी अगर है तो 432 होगा, सही बोल रहे हो आप। सीपी आपका 360 हुआ। ओके, सवाल देखिए, रवि एक कुर्सी मोहन को 10% के लाभ पर बेचता है और मोहन इसे गोविंद को 20% के लाभ पर बेचता है। अगर गोविंद इसके लिए 1320 रुपए का भुगतान करता है तो रवि के लिए क्रय मूल्य ज्ञात करिए कि रवि के लिए क्रय मूल्य कितना होगा। ऑलराइट, तो आसान सवाल है, फटाक से बता दो। देखिए, ये जो डेटा है आपका, जैसा आया है सवाल एग्जाम में, 10 और 20% का नेट कितना होगा, 10 और 20% का नेट कितना होगा, 32%। कोई भी चीज अगर 32% से बढ़ाओगे, 100 होता तो 32% बढ़ाते 132 बनता। 132 के करस्पॉन्डिंग चीज कितना है, 1320। तो ये आंसर कितना होगा आपका, 1000। दैट्स द राइट आंसर। हाँ बोलिए, शुभ जी कह रहे हैं आप, लिसन मैं सुन रहा हूं, बोलिए क्या प्रॉब्लम है। देखिए, क्रॉस प्रोडक्ट मेथड में अगर आपको प्रॉब्लम है तो आपको वेट करना पड़ेगा रेशियो तक। प्लीज, मैं वहां आपको भले ही समझा सकता हूं कि ये कैसे डिराइव होता है कुछ नहीं। आप घर पे जाओ, एक इक्वेशन लिखो, इनिशियल रेशियो फाइनल रेशियो, एक्स मान के करो, आपको दिख जाएगा क्रॉस प्रोडक्ट मेथड क्या है। ओके, क्लियर, समझ में आएगा नहीं। देखिए, उसमें लिखा हुआ था ना, इनिशियल लिखा हुआ था पिछले सवाल में, 24 नंबर सवाल में क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि प्रारंभिक विक्रय मूल्य निकालो। और दूसरा, जब आप क्रॉस प्रोडक्ट मेथड लगाते हो तो ध्यान से समझिएगा, अगर आप क्रॉस प्रोडक्ट मेथड लगाते हो, बहुत ध्यान सुनिएगा, तो हमेशा जो ये मल्टीप्लायर निकल के आता है, जैसे ये 5 यूनिट 360, ये इस स्टेज का निकल के आता है, पहले रेशियो का, इनिशियल रेशियो का ही मल्टीप्लायर निकल के आता है। ये 5 यूनिट 360 जो आया, ये इस स्टेज का मल्टीप्लायर है, यहां का नहीं कि आप कहोगे 5 360 है तो यहां ये 10 कितना होगा, 720 होगा, ऐसा नहीं है। ये इसी स्टेज का मल्टीप्लायर आता है। ये निकालना है तो आपको 5 निकाल के 20 घटाना पड़ेगा और इसके बराबर करना पड़ेगा। ठीक है, समझ में आएगी बात कि नहीं। आप कह रहे हो दूसरा मेथड क्या है, मेथड और भी है, बट अननेसेसरी टाइम जाएगा आपका, क्यों लगाओगे आप। ठीक है, आप कहोगे कि मेरा ये, लेट्स से मैंने कहा कि ये वैल्यू मेरी 100% है, 100 यूनिट है या 100% है, तो आप कहोगे ये वैल्यू मेरी 120% होगी। फिर आप कहोगे इसको मैं 20 कम करूंगा तो ये 100% माइनस 20 बनेगा, अननेसेसरी लंबा है। ये वैल्यू आपकी 120 माइनस 10 बनेगी या प्लस 10 बनेगी। आप कहोगे यहां पर 30% का मुनाफा है, तो इन दोनों का रेशियो निकाल के 13/20 करो, 13/10 करो और सॉल्व करो। ठीक है, जरूरत नहीं है, बहुत आसान है यार। देखिए, अगेन फिर से समझाता हूं मैं, क्रॉस प्रोडक्ट मेथड जो होता है, क्रॉस प्रोडक्ट मेथड जो होता है वो क्या होता है, सिंपली इक्वेशन को सॉल्व करने का तरीका है और कुछ नहीं है। वही काम कर रहे हो तुम, रेशियो को सॉल्व कर रहे हो। मैं आपको बाद में ठीक से समझा दूंगा कि वो क्या है। ऐसा नहीं कि वो बेसिक नहीं है, वो भी बेसिक ही है। ओके, क्लियर और नॉट, होप आर यू गेटिंग इट। आगे बढ़ जाऊं, तो इस सवाल की चिंता मत करो, इस मेथड की प्रॉब्लम मत लो, मैं समझा दूंगा आपको। ठीक है, अलग से परेशान मत हो। ऑलराइट, यहां देखिए, दो व्यक्ति अपनी वस्तुएं बेचते हैं। पहला व्यक्ति विक्रय मूल्य पर इतना लाभ की गणना करेगा और दूसरा व्यक्ति लागत मूल्य पर इतना हानि की गणना करेगा। दोनों दुकानदार 1800 रुपए में अपनी वस्तुएं बेचेंगे, तो उनका लाभ और हानि के बीच का अंतर बताओ क्या है। इस प्रश्न को बहुत ध्यान से समझिएगा, क्योंकि यहां पर मैं आपको इसका सिर्फ सॉल्यूशन नहीं दूंगा, कुछ सिखाऊंगा, बहुत अच्छी बात। ठीक है, ध्यान से देखिएगा। चैट में सन्नाटा मत रखो, डरो मत मुझसे, डरावना आदमी नहीं हूं मैं। ठीक है,
कभी कभी ऐसे रूप आपको मेरे देखेंगे, बहुत रेयर पर देखेंगे, जब चीजें हाथ से बाहर जाती हैं क्लास में। डरो मत, डरो मत। नहीं, बहुत मुश्किल होता है यार इस पोजीशन पे खड़ा होकर पढ़ाना। फिर लगता है यार सुबह सुबह लोग पढ़ने नहीं आए तो दिमाग खराब हो जाता है मेरा। ठीक है, करने क्या आए हो फिर सुबह उठ के? डिस्टर्ब करने हमको भी, खुद को भी, बच्चों को भी, तो बुरा लगता है। ठीक है, देखो ध्यान से। अब ये बहुत शानदार प्रश्न है। पहली बात तो आपसे क्या बोला है कि सेलिंग प्राइसेस इक्वल हैं। ये भी सेलिंग प्राइस एसपी है, ये भी सेलिंग प्राइस एसपी है। अब मैं आपसे एक बात पूछता हूं, मैं क्यों ना इसको ऐसे ही लिखूं कि जब सेलिंग प्राइस इक्वल है तो दो तीर बना देता हूं ऐसे। यहां मैं कह रहा हूं CP1 है और यहां मैं कह रहा हूं CP2 है। ठीक है, विक्रय मूल्य पर लाभ, विक्रय मूल्य पर लाभ की गणना 16/2/3% की है। तो क्या मैं यहां पर ऐसे लिखूं 16/2/3%? यस। और आपको पता है जब विक्रय मूल्य पर प्रॉफिट होता है तो यहां माइनस का साइन लगता है क्योंकि प्रॉफिट घटता है। बट आपको कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं, बस यही लिखो, क्योंकि अल्टीमेटली जो अंतर है लाभ और हानि के बीच का, वो तो जाहिर सी बात है मैग्नीट्यूड का डिफरेंस है, राइट। अब एक बात बताओ, यहां पर जब सिनेरियो है तो यहां पर कहानी यह है कि ये ऐसा है, इस बेस पर है, पर यहां ये इस बेस पर वैल्यू आपको दी है और क्या दी हुई है आपको 20% का नुकसान। एक चीज बहुत ध्यान से समझिएगा, सीपी और मुझे क्या करना है, यहां का जो लाभ है और यहां का जो हानि है उसका अंतर निकालना है। परसेंटेज जो आपका है वो अगर उसका बेस सेम हो तो उसको हम सिंपल नंबरों की तरह जोड़ भी सकते हैं और घटा भी सकते हैं। जैसे मैंने कहा मेरे पास है 10% और मेरे पास है 20%, दोनों का बेस 100 है, तो अंतर कितना होगा 10% ऑफ बेस। एक वैल्यू है मेरे पास 20% और एक वैल्यू है मेरे पास 40%, उसका अंतर क्या होगा 20% होगा ऑफ बेस, अगर दोनों के बेस सेम है तो। लेकिन यहां मैं इन दोनों को ऐसे नहीं घटा सकता हूं क्योंकि इस परसेंटेज का बेस ये है और इस परसेंटेज का बेस ये है। तो आप कहोगे क्या हम इनके बेस को बदल सकते हैं? आप कहोगे यस, AB रूल। अगर ये -1/5 इस दिशा में है, -1/5 इस दिशा में है, तो इधर +1/4 होगा या नहीं होगा? यस। क्या ये वैल्यू 25% होगी? किस बेस पर? सेलिंग प्राइस के बेस पर। और अगर दोनों के सेलिंग प्राइसेस सेम है, मतलब दोनों के बेसेस सेम हो गए अपने आप। अब इस 25 और इस 16/2/3% का जो अंतर होगा वो आप सीधा निकाल सकते हो। ये क्या है? ये इनके लॉस, ये प्रॉफिट परसेंट और लॉस परसेंट का डिफरेंस है। या मैं कह सकता हूं कि ये जो अंतर है ये जब सेम बेस पर है तो यही अंतर प्रॉफिट और लॉस की वैल्यूज का हो जाएगा। ये वैल्यू आ गई आपकी 8/1/3% ऑफ 1800 और ये वैल्यू आपकी कैलकुलेट हो गई सिंपली 1/12 ऑफ 1800। ये वैल्यू आपकी कितनी होगी 150। ये वैल्यू आपकी कितनी होगी 150 डी। इस बात को अगर तुम समझ नहीं पाए तो समय दो, समझो, ठीक है। बिकॉज यही चीजें तुम सीखो यहां पर, जिसको कहते हैं कि चीजों को सही तरीके से देखना। मैं क्या कह रहा हूं, 2% वैल्यूज को हम कब सीधा घटा सकते हैं? जब उनके बेस सेम हो। ठीक है, मैंने कहा कि तुम्हारे एक एग्जाम में, मान लिया 10th क्लास के एग्जाम में तुम्हारे 80% नंबर आए और मेरे मान लिया 60% नंबर आए। टोटल मार्क्स सेम है, 10th का एग्जाम है, सेम बोर्ड का एग्जाम है, मान लिया 600 नंबर है टोटल। 600 नंबर अगर टोटल है तो एक बात बताओ, 80% तुम्हें मिला, 60% मुझे मिला और मुझे चाहिए कि हमारे दोनों के नंबरों का अंतर क्या है। तुम कहोगे 80% सेम बेस, 60% सेम बेस, सीधा घटा लेते हैं 20% ऑफ 600, 120 रुपए। सेम काम मैं यहां कर रहा हूं, सेलिंग प्राइस सेम दी हुई है, ये वैल्यू इसी के बेस पर दी हुई है, ये वैल्यू लेकिन इसके बेस पर थी, मैंने इसके बेस पर कन्वर्ट कर लिया। अब दोनों का बेस क्या हो गया? सेम हो गया। दोनों का बेस जब सेम हो गया तो हमने इनको सीधे माइनस कर दिया, सीधे माइनस कर दिया। अब ये सेलिंग प्राइस के बेस पर इतना अंतर दे रहा है, सेलिंग प्राइस पता है कितना है, लगा दिया, आपको डिफरेंस मालूम चल गया। वरना आप रेशियो को कैलकुलेट करते और अननेसेसरी समय देते, क्या जरूरत है यार ये सब करने की। अब रेशियो से लगाओगे तो भी हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। रेशियो से लगाने का तरीका भी बता देता हूं।
बट वो एक कहीं ना कहीं स्टेप फॉलो करते हो आप, आपकी अंडरस्टैंडिंग का आपने इस्तेमाल ही नहीं कर रहे हो। देखो रेशियो में क्या करोगे आप कहोगे मेरे पास एक सेलिंग प्राइस ये है, एक सेलिंग प्राइस ये, दोनों इक्वल है, तो आप कहोगे ये जो केस है इसमें आप कहोगे यहां पर दिमाग ज्यादा तुम्हें लगाना पड़ेगा। देखो आप कहोगे ये 1/6 है, तो आप सेलिंग प्राइस को जब 6 मानोगे तो प्रॉफिट 1 का होगा, प्रॉफिट 1 घटाओगे तो यहां 5 आएगा, यहां 5 आएगा, क्योंकि सेलिंग प्राइस के ऊपर 1/6 निकाल के घटाना है। फिर आप कहोगे कि ये जो -20% ये आपका 5 है, तो ये वैल्यू आपकी 4 आएगी। यस, अब आप इन दोनों को सेम करोगे, तो यहां इंटू 2 करोगे, इंटू 2 करोगे, यहां पर इंटू 3 करोगे, यहां पर इंटू 3 करोगे, तो अब आप कहोगे ये वैल्यू मेरी 12 हो गई और ये वैल्यू भी मेरी 12 हो गई। अब ध्यान से देखिए, यहां जो अंतर है 2 से मल्टीप्लाई किया तो यहां अंतर 2 का है, यानी यहां प्रॉफिट 2 का है। यहां जो अंतर है 1 का था और आपने 3 से मल्टीप्लाई किया तो प्रॉफिट कितने का है, 3 का है। अब आप कहोगे इन दोनों का अंतर क्या है, 1 का है। आप कहोगे मुझे ये पता है कि 12 यूनिट मेरा 1800 रुपए के बराबर है, तो जो अंतर है 1 यूनिट का वो 150 रुपए के बराबर है। पर इस प्रोसेस में आप खुद देखो कि कितनी जगह आप गलत जा सकते हो। अगर आपने प्रॉफिट को माइनस करने में गड़बड़ी कर दी तो गलत हो जाओगे। काफी कुछ सोचना है यहां पर, यहां कुछ सारा सोचना ही नहीं है, बेस कन्वर्ट किया हो गया सवाल। ठीक है, कितने लोगों को समझ में आया कैसे कन्वर्ट किया? देखिए मैंने बार बार बोला है आपको, AB रूल यूट्यूब पर प्लीज पढ़ लीजिए। बेस चेंज का ही नियम है वो, कि अगर A से B परसेंटेज ये है तो B से A कितना परसेंटेज होगा। बहुत काम की चीज है, बहुत काम की चीज है। अब एक अच्छा सवाल पुनीत ने पूछा है कि क्या हम इसको CP के बेस पे कन्वर्ट कर दें। देखो CP के बेस में अगर पुनीत जी आप कन्वर्ट करोगे तो क्या CP दोनों के सेम है? क्या दोनों के CP सेम है? नहीं। तो अगर मैं कहूं कि मैंने 12th का एग्जाम दिया, मेरा 500 नंबर पे 80% है, और तुमने 10th का एग्जाम दिया, तुम्हारे 690 नंबर पे 90% है, क्या हमारे दोनों के नंबरों का अंतर 90 - 80 10% है? नहीं। तुम्हारा 90 किसी और बेस पे है, मेरा 80 किसी और बेस पे है, हम सीधे नहीं घटा सकते हैं। तो CP के बेस पर अगर आप कन्वर्ट करोगे, CP तो अलग अलग है, घटा नहीं सकते हो आप डायरेक्ट। समझ रहे हो कि नहीं? समझ में आ गया? ओके। नहीं, गिवन होने की जरूरत नहीं है, बट ये अलग अलग है ना। ये अगर अलग अलग है तो इसको आप निकाल भी लोगे तो करोगे क्या? उसका डिफरेंस डायरेक्टली आप नहीं निकाल सकते हो, लेकिन अगर सेम है तो हम डिफरेंस डायरेक्टली निकाल सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। इस पर थोड़ा समय देना, मैंने भी समय दिया है, बिकॉज ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है बेस चेंज का, बहुत इंपॉर्टेंट है। सवाल पढ़िए। रेशमा 17 से 34 रुपए में 2 सामान A और B खरीदा। एक A को 16% के लॉस पर बेचा, दूसरे B को 20% के लाभ पर बेचा। दोनों वस्तुओं का विक्रय मूल्य समान है। यदि वस्तु A को इतने में बेचा गया है तो वस्तु A पर हुआ लाभ का प्रतिशत ज्ञात करिए। ओके, SP चेंज रहता, देखिए पूरी चीजें आप समझिए। SP अगर चेंज रहता देन हाउ कैन वी मेक बेस सेम? वी कैन नॉट मेक इट ना। तो जब जैसे सवाल आएंगे मैं आपको सिखाता रहूंगा। करे दोनों में प्रॉफिट हुआ होता तो क्या प्रॉब्लम है? प्रॉफिट का डिफरेंस निकालना था तो प्रॉफिट का डिफरेंस निकाल देते, बात तो वही है। सेलिंग प्राइस इज सेम, इधर प्रॉफिट का डिफरेंस निकालो और लॉस का डिफरेंस निकालो, दो चीजों का अंतर ही तो निकालना है, सेम बेस पर निकाल देंगे। क्या होगा इसका उत्तर? अब आप कहोगे बहुत सरल सवाल है, क्योंकि हम निकाल सकते हैं CPA बटा CPB, दोनों के कॉस्ट प्राइसेस का रेशियो निकाल सकते हैं। A को आपने लॉस पे बेचा है, इसका मतलब A का कॉस्ट प्राइस ज्यादा है, क्योंकि अल्टीमेटली यही बोल रहा है ना कि सेलिंग प्राइस सेम है। तो कॉस्ट प्राइस ऑफ A विल बी मोर, आई विल राइट 120 हियर एंड 84 हियर। 12 सत्ते 84 और 12 दहम्मा 120, ये 10:7 बना। आपको कि टोटल जो 17 यूनिट है वो 1734 के बराबर है। एक यूनिट क्या है? 102 रुपए के बराबर है। ठीक है, अगर ये 102 रुपए के बराबर है तो बहुत ध्यान से देखिएगा, आपको 10 यूनिट किसके बराबर है? ये है 1020 के बराबर। ये वैल्यू क्या है? 1020 के बराबर है। CP निकल गया। अब आपसे पूछा गया है कि इस चीज को आप बेच रहे हो 1147.5 में, मतलब आपको मुनाफा कितना हो रहा है? 127.5 का मुनाफा हो रहा है। ठीक है, दैट इज हैपनिंग। आपको बताना है कौन सा उत्तर मेरा सही है। तो आपको एक चीज तो साफ साफ दिख रही है कि अगर इसका मैं 12% निकालूं, मतलब इसका आप 10% निकाल लो, या छोड़ो और आसान तरीका बताता हूं। देखो, इसका अगर 1/8 तुम निकालोगे, सिंपल, 12% से ऊपर आंसर है, साफ साफ दिख रहा है मुझे।
क्योंकि अगर आप इसका 1/8 निकालने की कोशिश करो तो 1000/8 क्या होता है, अगर आप परसेंटेज की बात करोगे तो 1000/8 में आपका 100/8 12 बन जाएगा। और फिर जो 2/8 है, राइट, उससे अगर आप देखो तो क्या आपको ये वैल्यू मिलने वाली है? नहीं, क्या आपको ये वैल्यू मिलने वाली है? यस, होप इट मेक सेंस, होप इट मेक सेंस और नो। ये प्रॉफिट हुआ आपका और इस प्रॉफिट के बेस पर आपको निकालना है कि मेरा परसेंटेज क्या है। तो अब मैं रफली बोल रहा हूं कि अगर मैं 12% इसका निकालूं तो 10% 102 है और जो 2% इसका बनेगा वो 20.4 बनेगा, तुम्हें मिलेगा 122.4। इससे थोड़ा ज्यादा ये ऑप्शन है। ऑलराइट, होप इट मेक सेंस। अच्छा ये बताओ मेरे को, मैं फिर से एक चीज पूछने जा रहा हूं आपसे, कि कुछ लोग कह रहे हैं कि यहां तो 147.5 ऊपर आएगा, क्यों 147.5 कहां से आ जाएगा जब कॉस्ट प्राइस आपकी 1020 है? तो ये ऑप्शन ही होगा। ऑलराइट, आप इसमें खुद देखो कि अगर 10.5 आप जाओगे यहां पर कि मुझे 10.5 जाना है, 1% कितना है? 1.02, उसका आपको करना है आधा, तो 0.51 इसमें और ऐड होगा, यानी 5.1 और ऐड कर दो, तो जो वैल्यू आपको चाहिए वो वैल्यू आपकी मिल जाएगी। ठीक है, 127.5 जो आपको चाहिए वो मिल जाएगी। तो आपकी वैल्यू ओवरऑल 12.5% ही, आप 1/8 भी निकाल सकते हो। इफ यू फाइंड 1/8 यू विल गेट 1/8 ऑफ 1020, ऐसे निकाल लो। ठीक है, यू कैन कैलकुलेट लाइक दिस। 1000/8 125 होगा, फिर आपकी वैल्यू 20/8 है, वो 2.5 दे देगी, आपकी वैल्यू निकल जाएगी। ओके, अप्रॉक्स है बट लिखा नहीं, कहाँ अप्रॉक्स है? ओके, नाउ अंडरस्टैंड दिस, पहली बात। दूसरा, कुछ लोग कह रहे हैं कि ये एसपी सेम है, उसका इस्तेमाल कहाँ हुआ? अरे उसी से तो ये रेशियो निकला, वरना कैसे निकला है? आपको लग रहा है ये क्या है? ये कैसे निकला आपका? ये वैल्यू आपने कैसे लिखी? 100 + 20% ऑफ, मतलब आई मस्ट से लाइक दिस, 1 + 20% ऑफ CPB इज इक्वल टू 1 - 16% ऑफ CP। ये कल ही लिख के दिखाया था आपको, ये तभी तो ये रेशियो आता है। ये SP सेम है तभी तो ये रेशियो हम जल्दी से लिख रहे हैं, वरना कैसे लिख रहे हैं? और यहां अप्रॉक्स कहां से लोग देख रहे हैं? 12.5 बहुत आसान है यार। हाँ जी, इट्स टू इजी, इतना दिमाग लगाने की आपको जरूरत नहीं है, सरल है बहुत। ठीक है, आगे देखो ये सवाल। एक खुदरा व्यापारी एक वस्तु 30% की छूट पर खरीदता है और इसे अपने क्रय मूल्य से 150 रुपए और अधिक करके अंकित करता है। अब इस पर 5% छूट देकर बेच देता है। यदि उसका लाभ 113.5 रुपए हो तो प्रारंभ में वस्तु का अंकित मूल्य कितना होगा? चलो सवाल लगाओ प्लीज। अच्छा सवाल है, बड़ा आसानी से हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है, बट आई वॉन्ट यू टू डू इट फर्स्ट, देन आई विल सॉल्व इट। प्लीज देखिए, जितना कुछ क्लास में होता है और जो आप घर पे अपनी प्रैक्टिस करते हो, इसके अलावा कुछ बाहर की दुनिया में ज्यादा मत घुमा करो। मतलब यूट्यूब पर जितना ज्यादा इंफॉर्मेशन आप अंदर ले रहे हो उसको ग्रास्प करना बहुत जरूरी है, इसलिए ज्यादा से ज्यादा समय आप दीजिए इन सब चीजों को बहुत अच्छे से समझने में। घर पे जाके इनको देखने में, दोबारा देखो, नोट्स बनाओ थोड़े बहुत, फिर अपने सवाल जो लगा रहे हो आप उसके थ्रू करो, है ना। ये नहीं कि कुछ समझ में नहीं आया फिर से यूट्यूब पर पहुंच गए, फिर आप एक चीज पे काम ही नहीं कर रहे हो, है ना। दिशा में दे रहा हूं, उस पर काम करो लगातार। समझ में नहीं आया तो बैठो यार, सब समझोगे, कैसे नहीं समझोगे तुम। ओके, करिए सवाल। बहुत ही बढ़िया सवाल है, देखो समझाता हूं क्या करना है आपको। देखो कह रहा है क्या,
यहां देखो कह रहा है कि 30% की छूट पर खरीदता है, मतलब एक व्यापारी ने जब खरीदा खुद तो 30% की छूट पे लिया किसी से, ठीक है। फिर कह रहा है अपने क्रय मूल्य से, जिस पे इसने खरीदा वो इसका क्रय मूल्य हो गया, वो उसका क्या हो गया, क्रय मूल्य हो गया। उससे 150 रुपए बढ़ाकर क्या करेगा, मार्कअप डालेगा, मार्कअप डालेगा। फिर आपसे कह रहा है कि अब वो 5% की छूट देगा, मतलब डिस्काउंट दे रहा है 5% का, और उसका जो प्रॉफिट है वो इतना है। तो प्रारंभ में वस्तु का अंकित मूल्य कितना था। अब बहुत ध्यान से समझना, इस सवाल में बिना कुछ लिखे सीधे रिजल्ट वाली लाइन लिखूंगा। ये बताओ आप मुझे सबसे पहले कि सीपी को उसने अंकित किया है कितने पे, सीपी प्लस 150 में। अगर ऐसे ही बेच देता, वो ऐसे ही बेच देता तो उसको 150 रुपए का मुनाफा होता कि नहीं होता, यस। लेकिन उसने 5% का डिस्काउंट दिया, दिया कि नहीं दिया। अब 5% का जब उसने डिस्काउंट दिया तो देखो क्या हो रहा है, सीपी प्लस 150 में अगर बेचता वो तो कॉस्ट प्राइस की पूरी रिकवरी हो गई और 150 रुपए प्रॉफिट हो गया। लेकिन जब उसने इस पे 5% का डिस्काउंट दिया श्रीमान, तो देखना ध्यान से, ये जो 150 वाली चीज है इसको अगर आपने 5% कम किया तो 7.5 और कम होगा, ये 142.5 हो गया। लेकिन आप एक चीज और देखो ध्यान से कि जब 5% का तुमने डिस्काउंट दिया है तो सीपी का 5% भी कम हो गया है। तो जब इस चीज को ये बेचने जाएगा और उसको मान लिया 113.5 का मुनाफा हो रहा है, इन दोनों का अंतर जो 29 रुपए है, क्या ये 29 रुपए उस 5% ऑफ सीपी के बराबर होगा कि नहीं होगा, यस। ये तुम्हें समझना है बस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है समझना। मैंने क्या किया है, मैंने ये बोला कि जब वो सीपी प्लस 150 पे इसको मार्कअप दे रहा है और जब तुम 5% का डिस्काउंट दे रहे हो तो सीपी का 5% लूज हो रहा है, लूज हो रहा है कि नहीं हो रहा है। यहां पर जो वैल्यू तुम्हारे पास है वो 95% ऑफ सीपी है केवल, प्लस इतना। इसका मुनाफा क्या होगा, सीपी प्लस जो बचेगा सीपी के बाद वो मुनाफा है। अब आप कहोगे अगर वो इसको बेचने जाएगा सर और उसको इतने का मुनाफा हो रहा है, तो आप समझ रहे हो इससे ये जो वैल्यू यहां पर लिखी हुई है इसका 29 रुपए 5% है वो जो सीपी का चला गया, तभी ये वैल्यू आपकी बैलेंस होके आपको मुनाफा देगी 113.5 का। तो ये लाइन आपकी सीधे बहुत इंपॉर्टेंट है और इससे आपका सीपी तुरंत ही निकल गया कितना, 580। सीपी अगर 580 आ गया तो मुझे मालूम है कि इसके खुद का जो सीपी है 580 रुपए, ये 30% के डिस्काउंट पे मिला था एक पर्टिकुलर मार्क प्राइस पे। तो मुझे मालूम है कि ये वैल्यू अगर 10 है तो ये वैल्यू मेरी क्या है, 7 है, ठीक है। मुझे क्या निकालना है, मुझे अब निकालना है इस वैल्यू का 10/7। तो 1/7 निकाल लें। अब हो गए 7 और 8 56 हो गया 80 प्लस 20/7। 20/7 आपका क्या होगा, क्या होगा आपका 2.85। 2/7 क्या होता है, 28.56% होता है, राइट। तो व्हाट आई कैन राइट सिंपली, आई कैन राइट सिंपली 80 प्लस 2.85, 28.56 होता है लगभग ना, 5.7 या 5.6। तो दिस बिकम्स योर वैल्यू विच इज 82.856 काइंड ऑफ, कुछ बोल सकते हैं। लेकिन आपको 10 यूनिट निकालना है तो 10 से मल्टीप्लाई कर दो, डी ऑप्शन। आपको इतना कुछ करने की जरूरत थी नहीं, 1 यूनिट आपको दिख रहा है ना, 80 प्लस 20/7। आप 58/7 देख लो खाली, तो आपको दिख जाएगा क्या, आपको डिजिट मैच करनी है यार, क्योंकि 10 से अल्टीमेटली गुणा करना है। 58/7 क्या होगा, 8 प्लस 2/7 हो गया आंसर। 8 प्लस 2/7 कितना होगा, 8.27। 8.27 का मतलब यही उत्तर हो सकता है, 8.28 यही उत्तर हो सकता है, और क्या होगा। बट ये लाइन समझना बहुत जरूरी है, राइट, कि जब वो इसको बेचेगा और अगर उसको इतने का मुनाफा हो रहा है तो ये जो वैल्यू है ये, इसमें 29 रुपए इसका छुपा हुआ है। प्रॉफिट माइनस क्यों किया, कहां प्रॉफिट मैंने माइनस किया है, देखिए अब मैं यही इक्वेशन में लिखूंगा, आपको तुरंत समझ में आएगा। यही थिंकिंग आपको थोड़ी ब्रेक करनी है सर। ये 10th क्लास में जो आपके दिमाग में कूड़ा भरा गया है कि हर चीज इक्वेशन से ही समझते हो, मैं समझाता हूं, अभी समझ में आ जाएगा तुमको।
आपने इतने में बेचा है, ये तुम्हारी सेलिंग प्राइस है। 95% ऑफ सीपी प्लस 142.5, क्या ये तुम्हारी सेलिंग प्राइस है कि नहीं है? यस। ये बराबर क्या होगा? सीपी प्लस प्रॉफिट। आप अगर यहां से सॉल्व करोगे तो आपको यही मिलेगा, 5% ऑफ सीपी बराबर 29। बट मैंने आपको कैसे समझाने की कोशिश करी है? व्यवहारिक भाषा में, बिना लिखे हुए इसको, कि मैं कह रहा हूं तुम इसको बेच रहे हो इतने में, राइट? आप मुझे बताओ, इसको मैं अलग तरीके से समझाता हूं कि इस वैल्यू में अगर मैं 5% ऑफ सीपी खींच लूं और इसको दे दूं तो ये इतना ही बचेगा। इसका क्या मतलब हुआ कि 5% ऑफ सीपी 29 के बराबर है। अगर प्रॉफिट तुम्हारा इतने का हो रहा है और तुम इतने में इसको बेच रहे हो, इसका मतलब क्या है कि अगर मैं इसको ओवरऑल सीपी बना दूं, भाई सीपी प्लस प्रॉफिट होता है ना, एसपी, ये तुम्हारा एसपी है, इससे मुझे इतने का मुनाफा हो रहा है, तो मैं मुनाफा छोड़ के जो बचेगा वो वैल्यू क्या होगी? सीपी के बराबर होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? तो 113.5 अगर इसमें से तुम घटा दो तो यू विल गेट सीपी, और वो भी क्या? 5% ऑफ सीपी। तो जो इक्वेशन है वहां से यहां तक की जो यात्रा है तुम्हें बहुत आगे लेके जाएगी, कि हम इक्वेशन में ना सोच के व्यवहारिक भाषा में सोच रहे हैं कि इट्स क्लियर कि अगर ये 100% सीपी होता तो ये जो लिखा है मुनाफा होता। तो इसका मतलब क्या है? 113.5 के अलावा जो एक्स्ट्रा है वो 5% ऑफ सीपी है, 29 के बराबर है। क्लियर है कि नहीं? होप यू अंडरस्टूड इट। तो थोड़ा सा इस पे काम करिए, आपकी स्पीड अपने आप थोड़ी सी तेज हो जाएगी। ये देखिए, एक आदमी ने एक कुर्सी 13% के लाभ पर बेची। यदि उसने इसे 607.50 अधिक मूल्य पर बेचा होता तो उसे x% का लाभ होता। यदि कुर्सी की लागत मूल्य आपको दी है इतना है, तो आपको बताना है x का मान क्या होगा। ये आपके सीपीओ 2019 का सवाल भी है। जरा इसका उत्तर बताइए। इनिशियल प्राइस रिटेलर का ही क्यों लिया, होलसेलर का क्यों नहीं? मतलब सुमित जी देखिए, अगर आप कहोगे रिटेलर का क्यों लिया, होलसेलर का क्यों नहीं किया, ऐसे तो बहुत सारे मिडिल मैन होंगे। जब हम प्रॉफिट एंड लॉस का क्वेश्चन करते हैं सर, तो ये जितने स्टेप्स उसमें दिए होते हैं उतने ही सोचने हैं। ऐसे तो अगर आप एक्चुअल सप्लाई चेन देखोगे तो मैन्युफैक्चरर से लेके तो 25 मिडिल मैन होते हैं। सबके बारे में सोचने लगोगे, सवाल कभी लगेगा नहीं तुम्हारा। यहां क्या हुआ है? एक दुकानदार ने किसी से खरीदा, जिससे खरीदा उसने एमआरपी पे उसको 30% का डिस्काउंट दिया, दैट्स वेरी सिंपल। फिर इसने किसी को बेचा, दैट्स सिंपल फ्लो। और क्या है? कुछ नहीं। ठीक है, देखो सवाल, 13% के लाभ पर वो ऑलरेडी बेच रहा है, तो ध्यान से समझिएगा, ये वैल्यू क्या है? 13% के लाभ पर वो ऑलरेडी बेच रहा है इसको। आप कह रहे हैं 607.5 रुपए वो और बढ़ाने वाला है अपना रेट। अगर ये रेट इतना बढ़ाएगा तो इसके करस्पॉन्डिंग और प्रॉफिट परसेंटेज आएगा कि नहीं आएगा? अच्छा, ये कॉस्ट प्राइस मुझे दी है कितनी? 3750। एक बात बताओ मुझे, 3750 के बेस पर ये वैल्यू कितने के बराबर है? अगर इतना एडिशनल मुनाफा मुझे होने वाला है तो ये कितना परसेंटेज है इस बेस पर? तो आप कहोगे 607.5। अगर मुझे इस बेस पर निकालना है, इसको देख के ये तो क्लियर है यार कि 1/6 के आसपास है, 15-16% वैल्यू आने वाली है। ठीक है, बट क्लोज है तो देखते हैं। अब आप कहोगे ये जो वैल्यू होती है इसको परसेंटेज में हमने देखा हुआ है 3/8 टाइप की होती है ये, तो यहां पर चुपचाप 3/8 लिख दो और इसको सिंप्लीफाई करो। आप कहोगे अगर इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो देखो ये सीधे 20 हो गया और ये 25 हो गया, कुछ इस तरह से बनेगा। फिर 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बनेगा 2000 × 8 हो गया आपका 16000, और 25 × 8 कितना हो गया? 200। तो एक तरह से 16200 हुआ। अब आपको मैंने बताया था 16% के आसपास वैल्यू होगी, तो यहां दशमलव यहां लगा दो, तो आप कहोगे ये वैल्यू जो है वो 16.2% है। किसका? इसी के बेस पर। इसी के बेस पर 13% मेरे पास पहले था, अब मेरे पास इतना और आ गया, दोनों को जोड़ दो तो ये हो गया 29.2%। ये वैल्यू आपकी हो गई 29.2%। इस सवाल में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो इस प्रश्न में पहले क्या करते हैं, न जाने क्या करते हैं, आई डोंट नो। वो सेलिंग प्राइस निकाल लेते हैं, फिर कहते हैं इतना जुड़ेगा, नया सेलिंग प्राइस ये होगा, फिर वो टोटल का परसेंटेज निकालते हैं। आप ट्राई करके देख लो, बहुत लोग ऐसा करते हैं।
बिकॉज दे हैव नो अंडरस्टैंडिंग, बुकिश टाइप पूरा गेम चलता है उनका। लेकिन आपको पता है अगर मुझे एडिशनल प्रॉफिट मालूम है और मुझे सीपी पता है तो हम निकाल सकते हैं ना कि एडिशनल प्रॉफिट पे सीपी के बेस पर कितना परसेंटेज इंक्रीज है। आंसर आ गया, ठीक है, मेक सेंस? यस। तो ये सब डिपेंडेंट है आपके परसेंटेज के बेस पर। बेस को जब आप अच्छे से समझोगे तो आपको मालूम है कि इस वैल्यू को अगर हम इस बेस पर निकालेंगे तो ये सक्सेसिव का केस बनेगा, लेकिन अगर इस वैल्यू को इसी बेस पर निकाल लेंगे तो क्या बनेगा आपका? इसी बेस पर बन गया। अब इसी बेस पर 13% था, इसी बेस पर 16.2% और है, तो 29.2% हो गया। अभी जो 3/8 की बात कर रहे हो आप, ओके, हाँ ठीक तो है, ये कह रहा है ही वुड हैव गेन्ड X% का मतलब ओवरऑल प्रॉफिट उसका X% होता, तो वही वैल्यू पूछी है, वही हमने लगाई भी है। अब एक बात देखिए, ये जो 3/8 है, ये क्या चक्कर है, ध्यान समझिएगा। परसेंटेज में आपको हमेशा कैलकुलेशन में एक सेंस डेवलप, कैलकुलेशन में हमेशा एक सेंस होना चाहिए। सेंस का मतलब जानते हो क्या होता है? बिफोर इवन कैलकुलेटिंग यू नो द रेंज ऑफ योर आंसर। जैसे मेरी कैलकुलेशन क्या है, मुझे तो एक्चुअली में ये निकालना है 607.5 डिवाइडेड बाई 3750 इंटू 100, ये निकालना है कि नहीं निकालना है? यस, मुझे ये कैलकुलेशन करनी है कि कितना परसेंटेज है, लेकिन मैं इसको ऐसे लिख के नहीं करूंगा। ये क्यों लिखते हैं इस तरह से? ताकि हमें पता चले कि डेसिमल कहां लगाना है। बच्चों का काम है ये तो ऐसे लिखना। हम क्यों लिखेंगे? हमें मालूम है पहले से कि 3750 के बेस पर ये जो वैल्यू है 600, वो लगभग मुझे साफ साफ दिख रहा है 1/6 के आसपास है। यानी मेरा जो आंसर है वो 16% के आसपास आने वाला है। यानी इस कैलकुलेशन को अगर मैं करूंगा तो मेरा आंसर 2 डिजिट में आने वाला है। क्या ये चीज आप शुरू में ही देख सकते हो? यस, ठीक। अब मैं आपको क्या बताने जा रहा हूं, 37.5% जो होता है इसकी वैल्यू होती है 0.375 और इसकी वैल्यू आप लोग पढ़ चुके हो कि 3/8 के बराबर होती है। अब अगर ये वैल्यू 3/8 है, अगर मैं आपसे कहूं कि मेरे पास 3.75 है तो वो 30/8 होगा। और वो 30 का जो एक्स्ट्रा जीरो है वो क्या कर रहा है? वो दशमलव को लेफ्ट राइट एडजस्ट कर रहा है। और क्या कर रहा है? दशमलव को ही लेफ्ट राइट एडजस्ट कर रहा है। मैंने कहा ये 37.5 ले लिया मैंने, तो ये 300/8 होगा। वो 2 जीरो आया, वो क्या कर रहा है? वो दशमलव को एडजस्ट कर रहा है। मैंने कहा मैं इसको 3750 लूंगा, तो आप कहोगे 10,000 से गुणा किया आपने तो ये 30,000/8 हो जाएगा। मेरा कहने का मतलब यह है कि अगर मैं 3, 7, 5 का जो डिजिट का कॉम्बिनेशन है उसको मैं डेसिमल चेंज करता रहूं तो 3/8 में कुछ मल्टीप्लाई होता रहेगा, वो है 10 की पावर्स। और 10 की पावर कैलकुलेशन में कभी भी डिजिट्स को चेंज नहीं कर सकती हैं। वो सिर्फ और सिर्फ डेसिमल को लेफ्ट और राइट मूव कर सकती हैं, डिजिट्स को नहीं बदल सकती हैं। तो मैंने क्या बोला आपको, जब मुझे ये सेंस ऑलरेडी आ चुका है कि ये जो नंबर है इसका परसेंटेज 2 डिजिट में आने वाला है, तो मैं दशमलव का ख्याल नहीं रखूंगा। मैं जो भी कैलकुलेशन आएगी उसमें दशमलव लगा लूंगा, मुझे पता है कहां लगाना है। तो मैं यही कह रहा हूं कि जब आपको ये कैलकुलेशन करनी है, ये वाली कैलकुलेशन करनी, तो आपको अब ये मालूम है कि ये जो नंबर है 375, इसका जो फ्रैक्शन में कन्वर्जन करते हैं तो 3/8 दिखेगा। अब वो 3/8 इंटू 10,000 हो सकता है, 1,000 हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन डेसिमल कहां लगा हुआ है। हमें उसकी फिगर करनी ही नहीं है। हम कहेंगे हम यहां लिखेंगे सीधे 3/8, क्योंकि हमें ऑलरेडी मालूम है कि हमें दशमलव कहां लगाना है। और ऊपर फिर हमने लिखा 607.5। अब इसको जब हमने डिवाइड करके कैलकुलेट किया तो वैल्यू आई 16,200। हमें मालूम है दशमलव कहां लगाना है, यहां पहले ही पता है। तो मैथमेटिकल सेंस अगर आप डेवलप करते हो, जिसको मैं बोलता हूं सेंस ऑफ कैलकुलेशन, बहुत कुछ कैलकुलेशन में आपके लिए सरल हो जाएगा, क्योंकि आपको क्वेश्चन का रेंज पहले से पता है। आप यू नो द रेंज ऑफ योर आंसर फर्स्ट बिफोर यू कैलकुलेट। तो यू नीड नॉट टू टेक केयर अबाउट डेसिमल। आप 3750 को भी 3/8 लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। कितने लोगों मेरी बात समझ में आएगी? अब कुछ लोग ये कह रहे हैं कि ये 13 और ये वैल्यू सक्सेसिव में क्यों नहीं गई। यही देखिए, यही मैं बार बार बोलता हूं कि किताबों ने यही कांड किया तुम्हारे साथ, यूट्यूब ने यही कांड किया तुम्हारे साथ। देखो सक्सेसिव कब होता है, मैं समझा देता हूं, ये बहुत जरूरी चीज है, मैं समझ दूंगा इस पे। सक्सेसिव होता है जब आपके पास एक वैल्यू है 100,
एक वैल्यू है 110 और इसके बेस पर तुमने अगली वैल्यू लिखी, मान लिया 10%। ये 10% इसके बेस पर है और ये 10% अगर इसके बेस पर है तब ये सक्सेसिव होता है। लेकिन अगर मैंने कहा कि ये जो 10% है, मान लिया वो इसी के बेस पर है और अगला जो वैल्यू 10% मैंने आपको लिखा, मान लिया मैं बता दूं कि इसी के बेस पर है, तो टोटल जो चेंज होगा वो क्या होगा? वो 20% होगा। जब सेम बेस पर 2 इंक्रीज हो रहा है, सेम बेस पर, तो नेट क्या होगा? 20% होगा, बेस सेम है। तो दैट्स व्हाट आई एम एक्सप्लेनिंग यू हियर। ये जो 607.5 है, मैंने जो कैलकुलेशन करी है वो इस बेस पर करी ना सीधे। अब ये जो परसेंटेज तुमने निकाला 16.2 और ये 13, ये दोनों के बेस यही हैं, सीधा जुड़ जाएंगे, 29.2 बन जाएगा। ओके, बेस को समझो यार। बाकी चीजें इससे डिराइव होती हैं, ना कि बाकी चीजों से ये डिराइव होता है। नो, अरे ओनली एक्स की वैल्यू कहां पूछा है यार? ये x% है क्या? जरा मुझे बताओ, x% क्या है? x% कह रहा है कि बाद में इतना गेन होगा। तो बाद में गेन कितना हो रहा है उसको? टोटल गेन कितना हो रहा है? 29.2% का हो रहा है ना। उसने ये थोड़े ना बोला है कि x मतलब एक्स्ट्रा प्रॉफिट। कहां बोला है? कहां बोला है उसने? ही वुड हैव गेन्ड x%। गेन का मतलब प्रॉफिट परसेंटेज होता है। तो वो कह रहा है कि अब उसको इतना गेन होता है, x% का गेन हो जाता है, x% का मुनाफा हो जाता। दैट इज सिंपली 29.2%। इस सवाल देखिए प्लीज। एक दुकानदार ने 3 वस्तुएं बेची। पहली वस्तु 5% के लाभ पर, दूसरी वस्तु 20% के हानि पर और तीसरी वस्तु 25% लाभ पर बेची गई। यदि उनके विक्रय मूल्य का अनुपात इतना है तो समग्र लाभ या हानि ज्ञात करिए। बहुत ही शानदार सवाल है, बहुत ही शानदार सवाल है और कैलकुलेटिव है। पहली वस्तु 5% के लाभ पर गई तो आप कहोगे 20 की चीज 21 में गई। दूसरी चीज 20% के हानि पर गई तो इसका मतलब क्या है? 20% का मतलब होता है 5 का 4 हो जाना। तीसरी वस्तु 25% के लाभ पे गई तो 4 का 5 हो जाना। ये कहानी है। लेकिन सवाल में एक बात और भी की गई है कि जो सेलिंग प्राइस का रेशियो वो 1:3:5 है। ठीक है, अब देखिएगा ध्यान से। आप कहोगे पहले तो सेलिंग प्राइस को बराबर करो। बराबर करने के लिए आप कहोगे इसका एलसीएम क्या बनेगा? 21 × 5 × 4। एक तरह से हम कह सकते हैं कुछ इस तरह का बनेगा। तो आप कहोगे एक काम करो, पहले सेलिंग प्राइस को सेम करते हैं। सेम करने के लिए आप कहोगे यहां 20 से गुणा करना पड़ेगा, तो यहां भी 20 से गुणा करना पड़ेगा। यहां आप कहोगे मुझे 105 से गुणा करना पड़ेगा, यहां भी मुझे 105 से गुणा करना पड़ेगा। यहां मुझे 84 से गुणा करना पड़ेगा, यहां भी मुझे 84 से गुणा करना पड़ेगा। तो अब सेलिंग प्राइस सेम हुई, लेकिन सेलिंग प्राइस का रेशियो आपको क्या करना है? 1:3:5। तो अब इसको ऐसे गुणा करो, 1, 3 और 5। अब आपको यहां से मिलेगा टोटल सीपी और यहां से आपको मिलेगा टोटल एसपी और आपको निकालना पड़ेगा प्रॉफिट या लॉस परसेंटेज। जरा कैलकुलेट करो और बताओ कितना आ रहा है। ये वैल्यू तुम्हारी कितनी हो गई? 400। तो यहां लिखो 400 प्लस ये 15 हो गया तो 1575 हो गया। यहां लिखो 1575। 84 × 5 अगर आप निकालते हो तो ये वैल्यू होती है आपकी 420 × 4 और 420 × 4 कितना हो गया आपका? 1680। यहां लिखो, यहां देखो ध्यान से। यहां पर आप कोई एक वैल्यू निकाल लो क्योंकि ये सारी वैल्यू तो मैंने बराबर कर रखी है। तो ये वैल्यू आपकी है 420। ठीक है, अब 420 इंटू कितना बनेगा? यहां पर 420 इंटू कितना बनेगा? 3 1 4 5 9। तो ये वैल्यू तुम्हारी कितनी बनी? 36 यानी 3780। यहां 3780 है। अब यहां देखो आपकी वैल्यू कितनी आ रही। तो आप कहोगे 16 4 20 2000 यानी ये तो 3500 हो गया और ये हो गया आपका 3655। राइट, इफ यू लुक एट मुनाफा 125 रुपए का है। 125 बटे 3655 आपका आंसर है परसेंटेज में। 36 तियां और 4, 36 तियां होता है 108, 36 चौके होता है 144। उसी के बीच में आंसर है 3.4%। 3.4%। अच्छा सवाल है, इट्स कैलकुलेटिव बट इट्स डूएबल।
मींस में ये फर्स्ट राउंड क्वेश्चन नहीं होगा, बट ये सेकंड राउंड क्वेश्चन जरूर होगा। ऐसा भी नहीं है कि किया नहीं जा सकता है। मल्टीप्लिकेशन आसान है, मुश्किल नहीं है। आप देखो, अगर आप सही से करते हो तो ये आसान, कोई ऐसा नहीं कि बहुत खतरनाक मल्टीप्लिकेशन है। पेशेंस से करोगे हो जाएगा सवाल, बट फर्स्ट राउंड का सवाल नहीं, सेकंड राउंड का क्वेश्चन है, बिकॉज देयर इज कैलकुलेशन, देयर इज कैलकुलेशन। अब देखिए, कुछ लोग कह रहे हैं कि इस क्वेश्चन को क्या हम किसी और तरीके से कर सकते हैं। देखिए, दूसरा तरीका है, बट उसके लिए थोड़ा सा आपको मेहनत ज्यादा करनी पड़ जाएगी, ठीक है। अगर आप मेहनत करने को तैयार हो तो बता सकता हूं मैं। देखो, इसका अप्रॉक्सीमेट देखने से काम चल गया है। आप इसको चाहो तो अप्रॉक्सीमेट बहुत तरीके से कर सकते हो। आप 12/36 सोच सकते हो, नॉट 12/36 और 12/360। ओके, वहां से 5 हटा दो, यहां से आप 50 गायब कर दो, अप्रॉक्सीमेटली यू विल गेट द वैल्यू, आ जाएगा आपका आंसर। बट यू नीड टू सी इट। आई ऑलवेज वांट यू टू डेवलप समथिंग लाइक दिस कि व्हेनेवर यू सी ए परसेंटेज यू नो द रेंज। ये साफ साफ दिख रहा है ना कि ये 3 से 4% के बीच में है। 3 से 4% के बीच में अगर मेरा आंसर है तो आंसर क्या होगा? बी। अब कुछ लोग कह रहे हैं इसका दूसरा तरीका क्या हो सकता है। देखो, दूसरा तरीका मैं आपको दिखा रहा हूं, बट वो रिस्की है, और मैं बताता हूं क्या कर सकते हो। थोड़ा सोच के आओगे, फिर मैं आपको कल हिंट दूंगा थोड़ी और इस पे। तो पहले देखो क्या है, 5% प्रॉफिट, 20% लॉस, 25% प्रॉफिट। क्या कहानी है? कहानी यह है कि 5% प्रॉफिट, 20% लॉस और 25% का मुनाफा। ये 3 चीजें दी थी आपको, देखना ध्यान से। यहां वैल्यू है आपका जो सेलिंग प्राइस का रेशियो है SP1, SP2, SP3। देखो, वेटेड एवरेज हम लगा सकते हैं, लेकिन हम वेटेड एवरेज सिर्फ तब लगा सकते हैं जब हमें तीनों ये प्रॉफिट परसेंटेज इस बेस पर मालूम हो। समझ रहे हो मैं क्या करना चाह रहा हूं? हम इस बेस पर अगर प्रॉफिट परसेंटेज और लॉस परसेंटेज को लिखें तो हम वेटेड एवरेज लगा सकते हैं। अब कैसे करोगे ये चीज? इसका तरीका थोड़ा डिफरेंट होगा। अब इस तरीके को मैं बताता हूं कैसे होगा। आप कहोगे यार देखो, लेकिन ध्यान से, यहां वैल्यू आपकी क्या आएगी? क्या ये वैल्यू 1/20 आएगी इस दिशा में? तो आपको इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा कि इसके बेस पर क्या होगी। ये -1/21 बनेगी। यहां पर अगर ये -20% है तो इस बेस पर क्या बनेगी आपकी? ये +1/5% बनेगी। -1/5 है ना, तो ये वैल्यू +1/4 बनेगी, +1/4 बनेगी। इस बेस पर अगर वैल्यू यहां 25% है तो यहां पर वैल्यू आपकी क्या बनेगी? सॉरी, ये -1/5 थी, हाँ ठीक है, ये +1/4 है, तो ये वैल्यू यहां से -1/5 बनेगी। अब आपने वैल्यूज को किस पे रखा है? सेलिंग प्राइस पे रखा है। अगर आपने इन वैल्यूज को आप सेलिंग प्राइस पे रखा है, देन यू कैन अप्लाई वेटेड एवरेज। कैसे? और वो देखते हैं कितना टाइम तुम्हारा बचाएगा या नहीं बचाएगा। आप कहोगे अब मैं ऐसे लगाऊंगा, 1 × -1/21 ऐसे लिखोगे, 3 × 1/4 ऐसे लिखोगे, 5 × 1/5 ऐसे लिखोगे, डिवाइडेड बाई टोटल 3 × 1 = 4, 5 × 9, ये वैल्यू आ गई। अब ऊपर बहुत ध्यान से आप देखना, 21 और 4 84 आपका एलसीएम बना, तो नीचे हो गया 84 × 9। 21 तो यहां आपका बना 63, 4 × -1 बना 4, और ये वैल्यू आपकी है -84। तो ये हो गया तुम्हारा -88, ये हो गया आपका -25 डिवाइडेड बाई 84 × 9। अब एक चीज ध्यान से देखना, एक चीज बहुत ध्यान से आपको देखना है कि ये आपकी वैल्यू क्या आ रही है? नेट प्रॉफिट परसेंटेज। कह रहा है कि ये सही है, मुझे पता था तुम यही बोलोगे, ठीक है। ये जो प्रॉफिट परसेंटेज आया है, ये किस बेस पर है? ये बेस सेलिंग प्राइस के ऊपर है। मुझे इसको क्या करना पड़ेगा? कॉस्ट प्राइस के ऊपर कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो कॉस्ट प्राइस के ऊपर कन्वर्जन कैसे करोगे आप? आप कहोगे ये है -25 डिवाइडेड बाई, इसको मल्टीप्लाई करो आप, 720 + 36 756, राइट। अब आप कहोगे अगर मेरा 756 सेलिंग प्राइस है तो इसमें 25 माइनस करो, और अगर 25 आप माइनस करोगे तो ये वैल्यू बनेगी 731। ये हो गया तुम्हारा सीपी, ये तुम्हारा सीपी हो गया, और ये तुम्हारा एसपी हो गया। और अगर ये सीपी हो गया और ये एसपी हो गया
तो अब आप जब प्रॉफिट परसेंटेज निकालोगे तो ये बनेगा 25/731 इंटू 100%। अगेन कहानी वही है, दिख रहा है ना आपको, 3 से 4% के बीच में आंसर है, तो हो गया आंसर, ये आंसर है आपका। तो ये एक अल्टरनेट तरीका मैंने आपको बताने का प्रयास किया है, रिस्की है, पहले वाला सही था, ऐसा नहीं है। अब मैं तुम्हें कुछ और दिखाने जा रहा हूं, यही मेरा तरीका है, मैं बहुत समय लेता हूं, धीरे धीरे करके सिखाता हूं। इसी में कई लोग बुरा मान जाते हैं क्योंकि उनको आदत है चीजें तुरंत देखने की, वो सही तरीका पढ़ाने का ही नहीं है। अब मैं दिखाता हूं आपको तीसरा तरीका यह है, हमने अभी तक अप्रॉक्सीमेशन का यूज नहीं किया है, अब मैं करने जा रहा हूं, बहुत ध्यान से देखिएगा। क्या +1/4% को आप 25% बोलोगे? यस। क्या -1/5 को आप -20% बोलोगे? क्या इस वैल्यू को आप 1/21 का नेट इक्विवेलेंट आपको मालूम है कि नहीं? कितने लोगों को मालूम है 1/21 क्या होता है? 1/21 का फ्रैक्शन इक्विवेलेंट आपको थोड़ा थोड़ा करके तो पता होना चाहिए। किसी को मालूम है? कैन यू टेल मी व्हाट इज 1/21? अगर नहीं जानते हो तो 1/7 को 3 से डिवाइड करो, बताओ व्हाट इज 1/21? कोई बताएगा मुझे? मत बताओ। ये लगभग 5% ही होगा। उससे क्या होगा? उससे थोड़ा सा कम होगा मैग्नीट्यूड में। अरे अप्रॉक्सीमेट कर रहे हैं, एग्जैक्ट थोड़ा ना लिखेंगे, हम नहीं लिखेंगे। इससे थोड़ा सा कम है तो बाद में यूज करके थोड़ा सा कम कर लेंगे जहां जरूरत पड़ेगी। अरे भैया लॉस कहां हुआ है? 25% का लॉस हुआ था क्या यहां पर? ये -20 जो लिखा हुआ है ना, ये प्रॉफिट है। ठीक है, अब मेरी बात सुन लो। मैंने कहा ये इससे थोड़ा कम है मैग्नीट्यूड में, बाद में एडजस्ट करेंगे, अभी नहीं करेंगे। अब जरा नेट निकालो तो आप कहोगे 1 × -5 बनेगा, 3 × 25 क्या बनेगा? 75 बनेगा, और 5 × 20 क्या बनेगा? -100 बनेगा, डिवाइडेड बाई 9। ये वैल्यू कितनी हो गई? -30/9 हुई कि नहीं हुई? यस। अच्छा, -3/9 निकालोगे तो 9 × 27, 3.33% आया कि नहीं आया? मैं आपसे बस सिर्फ एक सवाल पूछ रहा हूं। सी सेलिंग प्राइस पे अगर मेरा प्रॉफिट परसेंटेज -3.33% आया है, एक्चुअली में इससे भी थोड़ा कम आएगा क्योंकि ये थोड़ा सा कम होना चाहिए था। जब आप इसको कॉस्ट प्राइस के ऊपर निकालोगे तो क्या ये वैल्यू 4% के ऊपर निकलेगी? नहीं। देखो ध्यान से, जब तुम्हारी वैल्यू 5% लेस होती है, -1/5, तो आप क्या करते हो? उसको इंक्रीज करते हो तो 1% का इंक्रीज रिवर्स में नहीं आता है। मैं जो समझाने की कोशिश कर रहा हूं वो समझो। मैं अगर आपसे बोलूं कि आपने किसी चीज को 10% से कम कर दिया, आप जब इधर जाते हो, ये -1/10 जब आप इसको करते हो तो यहां वैल्यू आपकी +1/9 आती है, यानी 11.11% आता है, यहां 10 है। तो इन दोनों में अंतर 1% से ज्यादा का मैग्नीट्यूड का तब क्रिएट होता है जब वैल्यू 10% के आसपास हो। क्योंकि अगर आप खुद ध्यान से देखो कि ये मैंने अगर 5% लिया है इधर से, तो जब इधर से आप कैलकुलेट करोगे तो ये वैल्यू +1/19 आएगी, और +1/19 जो होती है वो 5.26% होती है। मतलब जो अंतर है वो बहुत थोड़ा सा है, प्लस और माइनस में अंतर बहुत थोड़ा सा है। यानी ये जो लेस है आपका एसपी के ऊपर, अगर मेरा ये एसपी है और यहां से मैंने -3.33% किया है, तो इधर से जाके जब कैलकुलेट करोगे यानी प्रॉफिट, तो ये जो मैग्नीट्यूड होगा वो 3.3% से थोड़ा प्लस होगा, बट बहुत ज्यादा नहीं होगा, हल्का सा होगा। यानी आंसर क्या होगा? आंसर आपका क्या होगा? बी के अलावा कुछ नहीं हो सकता। अब आप बताओ कि क्या ये सही है कि नहीं? बहुत सही है, बहुत सही है। डिपेंड ये करता है कि आप कितना सही से चीजों को समझते हो। ये सवाल सिर्फ इस पे डिपेंडेंट नहीं है कि मैंने अप्रॉक्सीमेट कर दिया है, ये इस चीज पे भी डिपेंडेंट है कि आपको बेस चेंज में परसेंटेज का सेंस है कि 1% का गैप कब आता है। ए से बी और बी से ए अगर हम चल रहे हैं तो 1% का गैप कब बनता है? वो 10% के आसपास बनता है। आप किसी भी चीज को 10% से बढ़ाओ तो कम करना पड़ता है 9.09 से। 1% के आसपास का गैप है। अगर आप किसी चीज को 10% से कम करो तो वो 11.11% से बढ़ाना पड़ता है, तब 1% का गैप क्रिएट होता है। 5 के आसपास तो गैप बहुत छोटा होता है, मालूम है कि नहीं? 25 चौके 100 होता है। आपने देखा होगा अगर आप किसी भी चीज को 25% से कम कर रहे हो, ध्यान से देखना, 25 छोड़ो, आप किसी चीज को मान लिया 5% से कम कर रहे हो,
अभी मैंने आपको दिखा, मान 5% बढ़ा रहे हो 1/20, तो यहां -1/21 बनता है। मैंने आपको अभी दिखाया कि ये गैप इनमें बहुत कम होता है, ये ऑलमोस्ट इक्वल होते हैं, दे आर वेरी क्लोज टू ईच अदर। कुछ लोग कह रहे हैं लेकिन ये एसपी पे निकला है, यार वही तो मैं आपको समझा रहा हूं इतनी देर से। ये निकल गया तुमको कि इससे कितना % ये कम है, अब इससे कितना % ये ज्यादा होगा, यही मैं तुम्हें समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि वो 4% नहीं हो जाएगा सीधे, छोटे बेसिस पे परसेंटेज मैग्नीट्यूड ऑलमोस्ट सेम होता है, उसी के आसपास होता है, तो 3.33% के आसपास ही होगा, थोड़ा सा ज्यादा होगा, क्योंकि यहां जब बेस कम हुआ है तो बढ़ाने में परसेंटेज थोड़ा ज्यादा लगेगा, यानी 3.3 से थोड़ा ज्यादा चाहिए मुझे। तो ये सब चीजें सेंस के साथ आपकी डेवलप होंगी और बहुत सरलता से प्रश्नों को कर पाओगे, लेकिन इसके लिए यार काम करना पड़ेगा, और इसके लिए आपको चीजों को उस एटीट्यूड से सीखना पड़ेगा कि हां मैं नई चीजें सीखना चाहता हूं, हां मुझे चीजों को नई तरीके से करना है। वरना क्या होगा, पूरे देश में यह सवाल ऐसे ही सॉल्व किया जाता है, सेम इसी तरीके से। जाके देख लो, आप किताबें देख लो, टीचर को देख लो। तो मुझे लगता है कि अगर टीचर किताब है तो किताब टीचर से बढ़िया है फिर, बिकॉज बुक इज फार बेटर, बुक डजंट स्पीक। आप बुक के ऊपर सो सकते हो, जो मर्जी आया करो, ठीक है। टीचर इज नॉट बुक, टीचर शुड मेक श्योर यू लर्न समथिंग न्यू इन क्वेश्चंस लाइक दिस, जो आपको मैंने अभी सिखाने की कोशिश की। ये मैं किताब में लिख के कभी नहीं सिखा सकता आपको, आई कांट डू दैट, ठीक है। डांट डपट के ही सिखाना पड़ता है आपको ये, सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड। एक चीज देखी आपने, फिर मैंने दूसरा दिखाया, आपने कहा नहीं ये मजेदार नहीं है, देन दिस इज द प्रोसेस कि व्हाई नॉट टू टेक दिस फ्रैक्शन एज ए परसेंटेज एंड सॉल्व। 1/21 अगर 5% के आसपास ही है तो 5 लेके चलते हैं ना, उसको अप्रोक्सीमेट करके चलते हैं, सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। तो दिस कॉन्सेप्ट विच आई हैव एक्सप्लेन्ड यू राइट नाउ, अप्रोक्सीमेटिंग द परसेंटेजेस ऑफ द बेस चेंज, वेरी इंपॉर्टेंट। तीसरी चीज आपको यह भी समझ में आनी चाहिए कि जो छोटी छोटी चीजें हैं उनमें भी अभी आप उतनी गहराई तक नहीं गए हो जितना आप जा सकते हो। आपने चीजों को बहुत सतह पर देख रखा है, और ये सब चीजें कहां से निकलती हैं, अंडरस्टैंडिंग ऑफ द बेसिक्स इन ए करेक्ट वे। लोग बेसिक को पता है क्या समझते हैं, लोग बेसिक को समझते हैं कि XYZ लिख के सॉल्व करो वो बेसिक है, नहीं। टू नो थिंग्स करेक्टली कि बेस क्या है मेरा, बेस कैसे चेंज होता है, अगर आपकी ये अंडरस्टैंडिंग बिल्ट नहीं हुई है, कैसे होगा। कोई लोग कह रहे हैं बट इट नीड्स ह्यूज प्रैक्टिस एंड थिंकिंग। यू डोंट नीड ग्रेट थिंकिंग, थिंकिंग तो मैंने आपको अभी बता दी। यू नीड प्रैक्टिस, नॉट ह्यूज प्रैक्टिस। यू नीड जस्ट प्रैक्टिस एंड यू नीड टू जस्ट अंडरस्टैंड इट वेल, बस, ठीक है। एग्जाम को मैं कहता हूं सिलेक्शन चांस से मत लो, चॉइस से लो। टेक सिलेक्शन बाय चॉइस, नॉट बाय चांस। स्पेंड सम टाइम सो दैट यू बिकम बेटर इन योर अंडरस्टैंडिंग। मैं आपको ये नहीं कह रहा हूं कि आप कितना उस्ताद बन जाओगे एग्जाम तक, लेकिन इतना तो श्योर है कि तुम जितना काम करोगे बाकी लोगों से तो बेहतर बनोगे ना। कंपटीशन यही है कि यू परफॉर्म बेटर देन अदर्स, दैट्स इट। But you are Ramos sir, we are not. That's the big problem sir, that's why I came into the teaching. But it's very difficult, I tell you, to make people believe how they should learn. Believe me, मैं 7 साल अपना दिया, मुझे लगा था मैं जाऊंगा और इंडस्ट्री को ऐसे रिवर्सलाइज कर दूंगा, सारे लोग सही से सोचने लगेंगे, बट बहुत रेजिस्टेंस है, दैट्स द बिग प्रॉब्लम। प्रॉब्लम इज नॉट द लर्निंग, इट्स वेरी simple things which you can learn. The problem is the resistance that you have, like you wrote right now, but you are Ramos sir and we are not. That's the problem. Okay, that's the problem. This resistance, the wall of resistance is the big problem. Focus on understanding it. Don't immediately focus on कि आपको पता है, एक छोटा सा कहानी सुनाऊं मैं आपको, सुनोगे। जो आम यानी मैंगो का प्लांटेशन होता है, मैंगो प्लांटेशन में जो बंदा मैंगो की ट्रीज को प्लांट करता है, कभी आप उस पूरे प्रोसेस को देखिएगा वो क्या करता है। आम के जो पौधे बहुत जल्दी कहते हैं ना उनमें फूल आ जाता है और फिर उसमें ये होता है संभावना कि वो अब उसमें फल लग जाएगा, वो पौधे ज्यादा दिनों तक सरवाइव नहीं करते हैं, आपको पता है, राइट। कहते हैं ना आम बौर गया है,
तो उसमें पहले ही फूल आ जाते हैं, और फिर अगर आम उस पर आया तो वो उस वेट को संभाल नहीं पाएगा, वो टूट जाएगा, वो पौधा कभी बड़ा नहीं बन सकता है। तो जो माली होता है या जो भी उस पौधे को लगाता है, किसान होता है कलो, वो उसको काट के निकाल देता है, मतलब उसको फ्लावर नहीं करने देता है कि अभी फ्रूट नहीं आया, अभी इसको थोड़ा मजबूत हो जाने दो, तब ये कंप्लीटली एक बड़ा, जब कहते हैं ना मैच्योर हो जाएगा, और मैच्योर होने के बाद देन इट कैन बियर फ्रूट प्रॉपरली। व्हाट डज इट मीन? व्हाट डज इट मीन? दैट इट्स लाइक अलाउइंग द प्लांट टू ग्रो फुल फर्स्ट. When the plant becomes tree, then it can handle much more fruits. Then वो पहले से ही अगर फ्रूट बियर करने लगेगा तो गड़बड़ हो जाएगा। तो कहने का मतलब यही है, मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूं कि आप अपने आप को अलाउ करिए ग्रो करने के लिए, ठीक है। इमीडिएटली तुरंत परिणाम, तुरंत एग्जाम और इन सब बारों के बारे में मत सोचिए, क्योंकि फिर आप अपने आप को मौका ही नहीं दोगे। कहते हैं आपको लगता है अगर ये सब चीज सीखेंगे तो मेरा टाइम जाएगा, तो क्यों ना अभी फल ले लें, क्यों ना अभी उत्तर लगा के काम खत्म कर लें, डिक्लेयर कर दें कि ये टॉपिक मैं सीख गया हूं, अब मेरा कुछ काम नहीं है। ऐसा नहीं है। अलाउ योर सेल्फ टू ग्रो, लेट दीज थिंग्स पेनेट्रेट यू कंप्लीटली, लेट इट हैपन। योर माइंड इज सुप्रीमली पावरफुल, बट यू हैव बिल्ट ए लिमिटेशन। यू कांट डू दिस, यू कांट डू दैट। ये तो रैमो सर ही कर सकते हैं, हम नहीं कर सकते हैं, ये हमसे थोड़े ना होगा, ये तो बड़ी कठिन चीज है, इसमें तो बहुत प्रैक्टिस लगेगी, एग्जाम तो बहुत नजदीक है, क्यों करें, ठीक है। तो ये जो रेजिस्टेंस आप बिल्ड करते हो ना, ये मेन कारण है कि तुम सीख नहीं पाओगे चीजों को, ना अप्लाई कर पाओगे। आप किसी चीज में डाउटफुल हो, आप मुझे बताओ, वो चीज आपसे होगी, आपको लगता है आप उसमें 100% दे पाओगे? नहीं। सिंपल है यार। अगर अंदर से आपके इतना रेजिस्टेंस है और कहीं ना कहीं आपके अंदर से ये आवाज आ रही, और एक चीज समझना, जो हमारा सर्वाइवल प्रोसेस है, जो हमारी बायोलॉजी है, एक्चुअली ये चेंज को रजिस्ट करती है। वी आर हैविली रूटेड इन सर्वाइवल लाइक एनिमल्स, हम वहीं से आए हैं, एनिमल से ह्यूमन बने। तो जो सर्वाइवल का इंस्टिंक्ट है हमारे ऊपर, वो बहुत हावी रहता है। हम अपने आप को चेंज करना ही नहीं चाहते हैं, हमें लगता है कि हम अगर चेंज करेंगे तो हम रिस्क में आ जाएंगे। तो ये जो सर्वाइवल का एक कहते हैं ना कि जो इंस्टिंक्ट है, वो इतना इतना पावरफुल है कि वी डोंट वांट टू चेंज। But we all know if we do not change, you will never grow to the potential you can grow actually. I allowed myself to change. The only thing I did when I was learning maths, when I realized I'm not learning in a correct way, I stopped learning from books. First thing I did. I stopped learning from the teachers at that time because सब वही बुक पढ़ा रहे थे। तो मैंने कहा क्या फायदा, अगर टीचर किताब ही पढ़ा रहा है तो यार किताब पढ़ो, फिर क्या करना है, टीचर पढ़ के क्या करेंगे। The role of a teacher is to open up new path for you, which is not open till now, but you have to allow it to happen. If you don't allow it, it will not happen. तो पहली बात तो मैं आपसे यही कहूंगा कि खुले मन से बैठो, ठीक है। Somebody if doubt towards following your method, it's not my methods, that's the problem. This is not my methods, they are. This is how it can be done. There is a percentage का fundamental and I am just solving it. आपको क्या लगता है ये चीज मेरे दिमाग में पहली बार कैसे आई, किसने मुझे सिखाया? किसी ने नहीं, किसी ने मुझे नहीं सिखाया कि ये ऐसे ये सवाल कर सकते हैं, नहीं। The only thing I know is I know fundamentals in the correct way, exactly correct way. I know कि percentage का मतलब क्या होता है, I know कि what exactly is percentage change, हाउ परसेंटेज का बेस चेंज हो सकता है। मैं इसमें बहुत सीमलेस हूं, बस यही मुझे आता है कि मैं चीजों में बहुत सीमलेस हूं, कोई डिवीजन नहीं है कि ये टाइप 1 है, ये टाइप 2 है, टाइप 3 है। परसेंटेज आती है मुझे तो भैया ऐसे बेस चेंज होता है, ये बस यही आता है मुझे। अच्छा, वेट रेशियो अगर ये है तो इसमें हम परसेंटेज चेंजेस डिफरेंट को यूज करके प्रॉफिट परसेंटेज ऐसे निकाल सकते हैं। तो मैं कहता हूं फंडामेंटल्स को बस करेक्ट तरीके से मैंने देखा हुआ है, बस मैंने सवालों की कभी प्रैक्टिस नहीं करी आज तक, ठीक है। मैं वो मैथ्स का टीचर हूं जिसने जीवन में सबसे कम सवाल लगाए हैं, सीरियसली बहुत कम सवाल, मैंने सवाल लगाए ही नहीं, मैंने सीधा पढ़ाना शुरू कर दिया था। जब चीजें आपकी क्लियर हो जाती हैं और आपको विश्वास है अपने ऊपर
कि आपको चीजें क्लियर हैं, देन यू कैन हैंडल एनी सिचुएशन, दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम। तो मेरा देखिए अपना मानना यही है कि जो वॉल ऑफ रेजिस्टेंस है ना, उसको तोड़ दो। पूरा फोकस आपका होना चाहिए कि यार मुझे सीखना है। बी ओपन टू इट। आपकी लर्निंग 10 गुना हो जाएगी, 10 टाइम्स। डू नॉट फोकस ऑन द मेन्स टूडे व्हेन यू आर देयर इन द क्लास, जस्ट फोकस ऑन लर्निंग, जस्ट फोकस ऑन लर्निंग। व्हेन यू आर लर्निंग समथिंग न्यू, खुश हो जाओ कि यार कुछ नया सीखने को मिला आज, उस किताबी दुनिया से थोड़ा बाहर निकला हूं मैं। हाँ जी, अगर मैं आपको बता रहा हूं कि इफ यू फोकस ऑन लर्निंग, देयर विल बी ए टाइम यू सिट इन एग्जाम, यू विल क्रैक इट। यू सिट इन एनी एग्जाम, यू विल क्रैक इट वंस यू आर क्लियर विद द थिंग्स, और सिलेबस आपका सिमिलर है काइंड ऑफ, तो वो स्किल जहां पर अटेन हो जाता है, फिर एग्जाम निकल जाता है। तो फोकस कि कैसे यार हम अपनी स्किल्स को बेहतर बिल्ड करें। सवाल इसका नहीं है कि आप कितना एफिशिएंट हो जाओगे, मैं बार बार वही बोलता हूं, वो क्वेश्चन इस बात का है ही नहीं है। क्वेश्चन ये है कि द डे आपका एग्जाम होगा, आप उस दिन आज से कितना बेहतर हो। तो योर कॉम्पिटिशन इज नॉट विद मी, नो, वी आर नॉट कॉम्पिटिटर्स, वी आर नॉट कॉम्पिटिटर्स, ठीक है। इट्स ऑल अबाउट द ओनली थिंग विल मैटर हाउ मच यू हैव लर्नड। सीखो। जाता हूं सर, खाकर ए बी, हाँ बिल्कुल क्लियर करो, सीखो, क्यूरियोसिटी डेवलप करो और चीजों को सीखो, ठीक है। तो चलिए अच्छे से रहिए, मस्त रहिए, सीखते रहिए, परेशान ना हो यार, ठीक है। जीवन में जिस दिन तुमने परेशान रहना छोड़ दिया और सीखना शुरू कर दिया, मैं आपको बता रहा हूं एग्जाम बहुत मजे से निकलेगा तुम्हारा। अभी हम डर की तैयारी करते हैं, होगा नहीं होगा, होगा नहीं होगा, होगा नहीं होगा, होगा नहीं, पढ़े नहीं पढ़े, पढ़े नहीं पढ़े, लगेगा नहीं लगेगा, होगा कि नहीं होगा, ऐसा सब नहीं करो, सीखो। जाहिर सी बात है, मैं पढ़ा रहा हूं तो काम की चीजें ही पढ़ा रहा हूं। आप मेरे पास क्यों आए हो? ये थोड़ी ना कि आदमी बिना काम की चीजें पढ़ा देगा, नहीं। जब मेरे पास आ गए हो तो सीखो, जो सिखा रहा हूं, जैसे सिखा रहा हूं सीखो। थिंकिंग डेवलप करो अपने अंदर, इन सब चीजों का बहुत फायदा होगा आपको, ठीक है। द मोर यू डेवलप थिंकिंग, द मोर बेटर यू विल बिकम एट द प्रॉब्लम सॉल्विंग। इवन आसान सवाल जो होंगे तुमसे अच्छे से निकलेंगे और तेज निकलेंगे। जब अंडरस्टैंडिंग डेवलप होती है तो एक उस तरह का अंदर से क्लैरिटी बनता है आपके अंदर कि वो आपको क्वेश्चन देखने में डर वर सब खत्म हो जाता है। मैं कह रहा हूं एग्जाम देने के 2 तरीके हैं। एक तरीका है कि डर के बैठे कितना होगा कितना होगा कितना होगा कितना होगा, और एक तरीका है कि यार एग्जाम में गए, यू आर क्लियर एंड यू आर एंजॉइंग द प्रोसेस, कि अरे यार मस्त मेरे सामने सवाल आएंगे और उन सवालों को मुझे लगाना है। तो जस्ट गो टू द एग्जाम टू सॉल्व द क्वेश्चंस, मजे से। इट कैन बी ए फन प्रोसेस ऑल्सो। मैंने ऐसे एग्जाम दिए हैं जहां पर मेरे ऊपर कोई प्रेशर महसूस नहीं होता है। मतलब मेरा एटीट्यूड डिफरेंट है कि मैं तो भैया जाके मस्त कर रहा हूं, बस पेपर, क्वेश्चन आएंगे मुझे सॉल्व करना है, एंजॉय इट। धन्यवाद। मेरा जो अपॉइंटमेंट था वो गया आज का, ठीक है, बट आई एम हैप्पी दैट आपको सीख के जा रहा हूं, ठीक है। कल जाऊंगा वहां पर। अपना ख्याल रखिए, मस्त रहिए, बाय बाय, टेक केयर।